यार शोभित भाई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बताओ। यार एक तो ये समझ नहीं आ पा रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का जो हमने कर लिया है ना अभी सिस्टम, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, फिर इसका इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ये कौन कराएगा? हमें तो टर्म्स भी नहीं पता। इतना आसान नहीं है, पता है। बिजनेस जो है तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि चल गया, उसमें ये सारे एलिमेंट्स भी होते हैं। बट हमारा बिजनेस नहीं, हमारा तो इमोशन है। हाँ, हमारा तो इमोशन है खैर, next लेकिन अब हाँ, इमोशन के साथ साथ आपको एक चीज ये भी तो समझना होगी कि ऑपरेशंस होते हैं, एक हाँ, पूरा मतलब बिजनेस मेरे को नॉलेज कोई होता है। टर्म बोल जा रहा है वेयर हाउसिंग, मैं कह रहा है ये क्या होता है? इसीलिए कॉमर्स लेना चाहिए था तुम्हें। मैंने ली थी ना कॉमर्स, मुझे पता है आप इसका हमें टर्म के लिए कोई तो बताओ जो हमें मुझे पता है सोल्यूशन क्या है। रुको, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। आइए मैम। तो हमारे पास में जब बिजनेस पढ़ाने वाली एक बहुत ही धुंधार टीचर है, तो उनसे ही समझते हैं ना कि मैम। हाँ जी सर, ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, ये सब कॉमर्स के अंदर कवर होता है, ठीक है, और ये सब टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर भी कवर होता है। हाँ जी, आपको अभी समझ आ नहीं है और बट ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, फिर उसके बाद आता है जब हम सामान अपना डिलीवर करवा देते हैं कस्टमर तक, फिर उसके बाद भी जो प्रोसेस होती है वो सब भी और होता ये है। सब बच्चे पढ़ते भी हैं, बताओ। हाँ, ये सब बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को सभी इतनी सारी टर्म्स हाँ, क्या? हाँ। अच्छा, तुम्हें सीखना है? सीखना है मैम। लेक्चर में हाँ सर, मैं पढ़ा दूँ। यहीं बैठ रहा हूँ मैं, आप मुझे पढ़ा शुरू दीजिए। करो। चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसको मेरे स्टाइल में समझेंगे कि ये सब क्या होता है। खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही होता है। तो वैसे ही एग्जाम इजी आए या टफ आए, देना तो आपको ही है। तो क्यों ना तैयारी इस लेवल की जाए कि इजी एग्जाम तो इजी लगे ही, बल्कि टफ एग्जाम भी इजी लगे। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर्स की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूँ प्रबलीन कौर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली बात आती है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बिजनेस की क्या क्लासिफिकेशन है, फिर हम पढ़ेंगे कि बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व है। यानी अब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ तो जोखिम इन्वॉल्व होगा ना। अब लोग बिजनेस करते हैं, फिर बिजनेस खोलने के बाद भी रिग्रेट करते हैं कि यार नहीं खोलना चाहिए था, और कुछ लोग बिजनेस खोलते वक्त 100 बार 1000 बार सोचते हैं। तो क्यों भाई? क्योंकि बिजनेस में होता ही इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो हम उन सब रिस्क के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी हमारे दादाजी के टाइम पे क्या बिजनेस रहा करता था, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे क्या बिजनेस रहा करता था, और आज हमारे टाइम पे क्या बिजनेस है। तो ये जो लास्ट टॉपिक है ना, वो सबसे इग्नोरेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कुछ सिलेबस में इंक्लूडेड होता है, कुछ स्कूल्स के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम इस लास्ट टॉपिक को भी कवर करवाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा ऐसे खाली हाथ ना आ जाए। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो ये बताता है कि बिजनेस क्या होता है। तो बच्चों, मैंने ना आपसे एक छोटी सी बात छुपाई हुई है, छोटी तो नहीं है तो बड़ी ही, पर मैंने सोचा कि चलो बता ही देती हूँ। तो दिवाली वाले दिन ना मैंने अपनी दुकान खोली है लड्डू की, और उस दुकान का नाम है प्रबलीन लड्डू शॉप। क्या नाम है? प्रबलीन लड्डू शॉप। अरे यार, स्टाइलिश है, फिर भी हाथ से लिख रही हूँ, देखो मुझे। तो उस दुकान का नाम है प्रबलीन लड्डू शॉप। तो एक्चुअली बात ये है कि मैं ना लड्डू बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं ना कुकिंग में बड़ी अच्छी हूँ। मैं बड़े टेस्टी अच्छे से बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बनाया करती थी दिवाली के पहले, ठीक है, और बना के अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को खिला देती थी। और जब वो तारीफ़ करते थे तो सुन के मैं बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन एक दिन मेरी फ्रेंड ने बोला कि प्रबलीन, तू पागल है क्या? जब इतने अच्छे लड्डू बनाती है तो क्यों फालतू में बांटती रहती है? तू इनके पैसे ले। मैंने बोला पैसे ले? कहती हाँ, तू अपना बिजनेस कर। मैंने बोला हाँ यार, बात तो सही है। तो फिर दिवाली वाले दिन मैं बन गई इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन, बिल्कुल इस टुनटुन मौसी जैसी। अब साइज में तो नहीं बन पाई, ना ही बनना है, लेकिन हाँ बिजनेस में जरूर बन गई टुनटुन मौसी जैसी। तो दिवाली के बाद से, यानी दिवाली वाले दिन से ही मैं अपनी दुकान चलाती हूँ, और उस दुकान का नाम है प्रबलीन लड्डू शॉप, ठीक है। और ऊपर वाले की मेहरबानी से वो दुकान आज बड़ी ही अच्छी चल रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं लड्डू बेच रही हूँ, लड्डू बेच के पैसा कमा रही हूँ, और वो काम मैं दिवाली वाले दिन से लेके आज तक रेगुलरली कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? बिजनेस कर रही हूँ।
और दिवाली से पहले क्या किया करती थी, जब मेरा मन होता था या जब किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का बर्थडे होता था तो लड्डू बना के ले जाया करती थी, ठीक है, और उनको गिफ्ट कर दिया करती थी। और जब फ्री होती थी, जब मन होता था तो बनाया करती थी, लेकिन उस काम को रेगुलरली नहीं करती थी। लेकिन अब दिवाली के बाद से इस काम को मैं रेगुलर कर रही हूँ। तो यानी बिजनेस क्या बोलता है, business refers to any occupation or profession in which people regularly perform an activity to earn profit। यानी बिजनेस एक ऐसा काम, एक ऐसा धंधा है जिसको आप रोजाना करते हैं और रोजाना करके पैसा कमाते हैं। तो यानी अब मैं पैसा भी कमा रही हूँ, ठीक है भाई, पैसा भी कमा रही हूँ, रोज भी कर रही हूँ, तो हाँ ठीक है, रोज कर रही हूँ, और काम कर रही हूँ यानी लड्डू बना रही हूँ, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्यूपेशन हो गई। तो ये अगर आप इस डेफिनेशन में ये तीनों वर्ड्स लिख देंगे ना, तो ये अपने आप एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी और आपका टीचर किसी भी हालत में आपके नंबर नहीं काट पाएगा। अगर काट दिए तो बता देना, केस ठोक देंगे। पहली बात तो काट ही नहीं पाएगा क्योंकि ये कंप्लीट डेफिनेशन है अपने आप में, ठीक है। फिर बेसिकली जो बिजनेस शब्द है ना, वो शब्द आया है बिजी वर्ड से। बिजी वर्ड यानी अपने आप को किसी ऐसे काम में लगा के रखना जो प्रोडक्टिव हो। अब ये मत बोल लेना हम पूरे दिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं, लड़कियों के फोटो पे कमेंट करते रहते हैं तो हम बिजी हो गए। नहीं 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 नहीं, इन सब फोकट के कामों में बिजनेस मैन नहीं कहलाएंगे। आपको बिजनेस करने के लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा। तो ये जो शब्द है बिजनेस, वो आया है बिजी शब्द से, यानी अपने आप को किसी ऐसे काम में एंगेज रखना जो प्रोडक्टिव हो, जिसका कोई मतलब हो। किसी आलतू फालतू के काम में अपने आप को बिजी रखना बिजनेस नहीं कहलाता है, ठीक है। तो जब बिजनेस का नाम सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आ जाता है ये अक्षय कुमार का मीम कि पैसा ही पैसा होगा। बट भैया पैसा ऐसा थोड़ी ना आएगा, उसके लिए कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो वो जो मेहनत ही हम करते हैं, वो जो एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करते हैं हम रेगुलरली, वो ही हमारी क्या कहलाती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। यानी हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो कहलाती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ बन जाती हैं हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो ये बताता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब जैसे कि मैं बात आपसे कर ही रही थी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ बन जाती थी, तो अब बस वही पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। सो एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी जो इंसान एक्टिविटीज़ करते हैं वो कहलाती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, ये सब क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। यानी कुछ भी आप दिनचर्या का काम कर रहे हैं, कुछ भी आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो कहलाएंगी ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की भी ना क्लासिफिकेशन होती है। पहली आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसको समझाती हूँ एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो मेरे घर के सामने ना दो भाई रहते हैं, ठीक है, लाइक एक घर में दो भाई हैं। पहले भाई का नाम है चिंटू, ठीक है, पहले भाई का नाम है चिंटू और दूसरे भाई का नाम है पिंटू, ठीक है, दूसरे भाई का नाम है पिंटू। अब नाम कितने फनी लग रहे होंगे आपको, बट क्या कर सकते हैं, इंडिया में ऐसे ही नाम होते हैं घर के, हाँ। तो ठीक है, जो पहला भाई है ना चिंटू, वो सुबह के मस्त 11 बजे उठता है, ठीक है, और सुबह के 11 बजे उठ के इंस्टाग्राम पे 1-1 घंटा रील स्क्रॉल करता है, फिर पूरे दिन पबजी खेलता रहता है, और जब शाम होती है तो शाम को बाइक पे अपने दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारने निकल जाता है, ठीक है। और जो वही उसका भाई पिंटू है ना, वो सुबह 8 बजे उठता है, अच्छे से नहा धो के मस्त ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे निकल जाता है, ठीक है, और शाम को लौटता है भाई 6 बजे। तो जो चिंटू भाई है वो भी पूरे दिन बिजी रहते हैं, है ना, पूरे दिन या तो इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते रहेंगे, या तो मोबाइल चलाएंगे, या तो पबजी खेलेंगे, या तो दोस्तों के साथ घूमते रहेंगे, लेकिन बिजी रहते हैं चिंटू भाई भी। ऐसा नहीं कि वो बिजी नहीं रहते, लेकिन जो पिंटू भाई हैं वो रोज सुबह निकल जाते हैं और शाम को लौटते हैं, जॉब करते हैं और हर महीने कमाते हैं पैसा, यानी हर महीने वो पाते हैं अपनी सैलरी, ठीक है। तो जो चिंटू भाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आप कर तो रहे हैं पर करके पैसा नहीं कमा रहे हैं। और वही जो पिंटू भाई हैं वो रोज सुबह निकल जाते हैं अपने काम पे और हर महीने पाते हैं सैलरी, तो वो कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यानी अर्थ ये है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनको आप कर तो रहे हैं, भले आप टाइम पास में कर रहे हैं या भले गुस्से में कर रहे हैं, भले प्यार में कर रहे हैं, लेकिन आप कर जरूर रहे हैं और उसके बदले आप पैसा नहीं पाते, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम करते ही इसलिए हैं ताकि हम पैसा कमा पाएं, ठीक
ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की और अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है। हाँ ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड बोलती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में तो जान लिया ना, अब मेरी क्लासिफिकेशन भी सुनो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो इसको भी एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये 3 सहेलियाँ हुआ करती थी, ठीक है, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। एक का नाम था रीना, ठीक है, रीना। दूसरी का नाम था मीना, ठीक है, और तीसरी का नाम था शीना। प्लीज़ इग्नोर माय ड्राइंग यार, बहुत गंदी ड्राइंग है, आपको समझाने के लिए जस्ट बना रही हूँ, ड्राइंग तो मेरी खास नहीं है। ठीक है, अब देखो नाम भी कितने मिलते जुलते हैं, तभी ऊपर वाले ने लगता बेस्ट फ्रेंड्स बना दिया इनको। ठीक है, तो जो रीना थी ना वो कुकिंग में अच्छी थी, तो उसने कुकिंग वगैरह का कोर्स सीखा और खोल लिया मस्त अपना एक कैफ़े। ठीक है, और जो मीना थी ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो उसने 12th के बाद की सीए, यानी उसे 5 साल कड़ी मेहनत की और आखिर में वो बन गई सीए मीना। तो अब मीना नहीं रही, मीना बन चुकी है सीए मीना। ठीक है, और जो शीना थी ना वो ना ही उसको बिजनेस करना था और ना ही वो इतनी पढ़ाई में अच्छी थी, तो उसने की फिर आखिर में एमबीए, और एमबीए करने के बाद उसने की जॉब, कॉर्पोरेट जॉब 9 to 5 वाली। ठीक है, तो शीना कर रही है एम्प्लॉयमेंट, यानी शीना कर रही है जॉब, और मीना बन गई है एक सीए, तो मीना बन चुकी है एक प्रोफेशनल, और जो रीना है, रीना कर रही है अपना एक बिजनेस। तो ठीक है, तो बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि हम उनको परफॉर्म इसलिए करते हैं ताकि अब पैसा कमा पाए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस में जो रीना है वो क्या करती है, अपना कैफ़े चलाती है। ठीक है, दाल सब्जी वगैरह जो भी उसके कैफ़े में सामान लगता है, ठीक है, उनके वो खरीदती है, उसमें उसका पैसा जाता है, फिर बिल वगैरह पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, ठीक है, पानी का बिल भरा, और अपने स्टाफ वालों को सैलरी देती है। फिर जो उसे बचता है ना एंड में, वो होता है उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो जो रीना है, रीना के लिए बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, उसका रहेगा प्रॉफिट। क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो यानी बिजनेस में जो पैसा कमाते हैं उसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो बिजनेस में सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, प्रॉफिट। और जो मीना है, मीना ने खोली मस्त अपनी एक सीए फर्म। ठीक है, तो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देती है। क्या सर्विसेज देती है, उनका ऑडिट वगैरह करती है, उनके आईटीआर मतलब टैक्स वगैरह फाइल करती है। ठीक है, और बदले में जो क्लाइंट उसे पैसे दे के जाते हैं वो होती है उसकी प्रोफेशनल फीस। तो प्रोफेशन में क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल फीस। तो यानी प्रोफेशन में सोर्स ऑफ इनकम होता है प्रोफेशनल फीस। और जो शीना है वो कर रही है जॉब, तो हर महीने उससे मिलती है सैलरी। ठीक है, तो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगा उसकी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा उसकी सैलरी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर और लॉयर, और वर्किंग एज ए टीचर इन स्कूल एटसेट्रा। यानी अगर मैं किसी स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन करती हूँ तो मुझे हर महीने क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, और वो सैलरी मेरे लिए क्या हो जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। यानी जो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, बच्चों को पढ़ा के जो मुझे पैसे मिलेंगे वो होगी मेरी सैलरी। ठीक है, तो वो भी किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो ये बताता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी ऐसी एक्टिविटी जिन्हें हम बस कर रहे हैं, बस परफॉर्म कर रहे हैं, भले हम टाइम पास में कर रहे हैं, प्यार में कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। वेट, अच्छा, मुझे पता था आपका ध्यान इसी फोटो पे जाएगा। मतलब ये फोटो है, ये भी फोटो है, ये दोनों इमेजेस, इस पर आपका ध्यान नहीं गया, इस पर आपका ध्यान जा रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो सकता है वो उसका भाई हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना, अपना नज़रिया बदलो तभी देश बदलेगा। हाँ, तो ठीक है, बढ़ते हैं। तो अब ये आता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड होती हैं। पहली होती है रिलीजियस, ठीक है, दूसरी होती है पेरेंटल, और तीसरी होती है हमारी सोशल। अब रिलीजियस किस टाइप की होती है, हमने देखा है हमारे जो घर में जो दादी दादाजी होते हैं ना, सुबह 4-5 बजे उठ के, ठीक है, खूब पूजा पाठ करने लगते हैं। तो क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो पूजा पाठ करेंगे तो ऊपर वाला उनको पैसे देगा? नहीं भैया, वो तो इसलिए करते हैं ताकि अपने अपने रेस्पेक्टिव गॉड से कनेक्टेड हो पाएँ, अपने भगवान से और ज़्यादा जुड़ पाएँ। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी करते हैं वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं।
फिर आता है पेरेंटल। पेरेंटल यानी जब माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों की खातिरदारी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, तो ये भी किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। अब आप अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हो, अच्छी कोचिंग्स वगैरह जाते हो, ठीक है, आप जो बोलते हो आपके पेरेंट्स आपको वही दिला देते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी मन की संतुष्टि के लिए, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है इसमें, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब कल रात की ही बात है, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आज मुझे ना ज़्यादा भूख नहीं है, तो आप एक ही फुल्का बनाना। फुल्का यानी चपाती रोटी। अब हम पंजाबियों के घर में रोटी को ना फुल्का बोला जाता है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप ना मुझे एक फुल्का बना देना, आज ज़्यादा भूख नहीं है, ठीक है, आज मैं 2-3 नहीं खाऊंगी। तो मम्मी को बुरा लगा कि यार मेरी बेटी कहीं दुबली ना हो जाए एक फुल्का खा के, अब माँ तो माँ होती है ना। तो मम्मी ने उस एक ही फुल्के को अच्छा बड़ा सा बना दिया, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी ये क्या यार, अब इतना बड़ा क्यों बना दिया। तो मम्मी बोलती कि यार तू दुबली ना हो जाए, मुझे तेरी टेंशन होती है। तो वो टेंशन क्यों करती है कि ऐसा है क्या मैं उनको पैसे कमा के दूंगी कि मम्मी लो आप मुझे ज़्यादा रोटी खिलाती है तो मैं आपको पैसे दूंगी, ऐसा तो नहीं है। वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं, ठीक है। तो ये जो पेरेंटल भी है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, ठीक है। फिर आता है सोशल। सोशल यानी हम देखते हैं कुछ लोगों कि वो बहुत दान पुण्य करते हैं, ठीक है, खूब पैसा बांटते हैं गरीबों को, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम वगैरह खोलते हैं। तो वो ये सब क्यों करते हैं, ऐसे क्यों उनको ये सब करके पैसा मिल रहा है, नहीं, वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो होते ही अच्छे हैं, उनकी डीड्स ही अच्छी होती हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ भी किस में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन की और बढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन ये बोलती है द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन by an individual with a motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activities. Psychological satisfaction यानी ऐसी एक्टिविटीज जिसको करके हम अपनी मन की संतुष्टि पाते हैं, तो वो कहलाती हैं हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जो माँ होती है अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अच्छा खाना बना के खिलाती है, ठीक है। सोशल सर्विस, चैरिटी, दान पुण्य करना, डोनेशन वगैरह देना, ये सब किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें बात हो रही है बिजनेस के फीचर्स के बारे में, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या बिजनेस के नेचर के बारे में। अब इसकी जगह फीचर्स वर्ड आ गया, ठीक है, फीचर्स वर्ड आ गया, या आ गया एसेंशियल्स भी यानी गुण ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या आ गया भैया, ये तो कुछ नया टॉपिक आ गया, हमें आता ही नहीं है। नहीं, ये आपको गुमराह करने की टेक्निक है सीबीएसई वालों की, वो अलग अलग वर्ड्स लिख देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बस उसका मतलब यही होता है कि उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि बिजनेस के क्या गुण होते हैं, ठीक है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अब अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि आलिया भट्ट की क्या गुण हैं, क्या फीचर्स हैं, तो आप फटाफट बता दोगे कि मैम सुंदर है, गोरी है, रणबीर की वाइफ है, अच्छी एक्टिंग करती है, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आपकी सिट्टी पिट्टी यहीं गुल हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। अब ये पहला फीचर आता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम परफॉर्म करके पैसा कमाते हैं। अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं लड्डू बनाती थी टुनटुन मौसी जैसे, तो दिवाली के पहले तो मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रही थी, ठीक है, लेकिन दिवाली के बाद मैं बन गई इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमेन टुनटुन मौसी जैसी, तो दिवाली के बाद मैं करने लगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो एक यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करके पैसा कमा रहे हैं। तो इसे मैं अलग से अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ और एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यानी ये एक्टिविटी इसलिए की जाती है ताकि हम पैसा जनरेट कर पाएँ, ऐसे ही मन की संतुष्टि के लिए नहीं की जाती, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए कितना कठिन वर्ड है, मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ। प्रोक्योरमेंट यानी बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम या तो गुड्स खुद प्रोड्यूस करते हैं या तो कहीं से लेके आते हैं और उसको बेच देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं लड्डू बना रही हूँ, मेरी लड्डू की दुकान है, तो वो मैं खुद बनाती हूँ, तो लड्डू के प्रोडक्शन कौन कर रहा है, मैं खुद कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं से महंगे दाम से कहीं से सस्ते दाम से लेके आते और आके महंगे दाम में उठा के बेच देती, तो वो क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, यानी कहीं और से लेके आओ और कहीं और आके बेच दो। अब हम डीमार्ट जाते हैं
तो डीमार्ट में हमें वैरायटी ऑफ सामान दिखता है, ठीक है, ग्रॉसरी का होगा, जनरल का होगा। तो क्या अब डीमार्ट वाले खुद बनाते हैं, खुद ही हर एक सामान बनाने लगते हैं? नहीं नहीं, डीमार्ट वाले सीधा पहुंचते हैं किसके पास? मैन्युफैक्चरर्स के पास और फैक्ट्रीज में, ठीक है, और वहाँ से सामान उठा के अपनी आउटलेट्स में जाके पटक देते हैं और फिर हम वहाँ पहुँचते हैं और अपना सामान, अपनी शॉपिंग वगैरह वहाँ से करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स रहते हैं, पहला होता है प्रोडक्शन, ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग इट, और दूसरा होता है प्रोक्योरमेंट। यानी आप या तो गुड्स को खुद ही बना सकते हो और दूसरा तरीका होता है कि आप या तो उसे ऐसे ही कहीं और से लाके कहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो वो भी बिजनेस में ही कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि आप खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो, नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। अगर आप कहीं और से लाके कहीं और जाके बेच रहे हो तो भी वो बिजनेस कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यानी डिटेल पढ़ लेते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर इटसेल्फ प्रोड्यूसेस, यानी या तो वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है भैया, और प्रोक्योर्स गुड्स और प्रोसेस देम फ्रॉम अदर, या तो कहीं से लेके आके कहीं जाके बेच देता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फीचर, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो सामान होता है वो किसी और तक भी पहुंचाना पड़ता है। अब अगर मैं लड्डू खुद ही बना के खाती रहती तो क्या वो बिजनेस कहलाता? नहीं। जब तक हम अपना सामान, जब तक हम अपनी सर्विसेज किसी और तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस, यानी अपने ही अगर आप सामान बना के खुद ही उसे कंज्यूम कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपको अपना सामान दूसरों तक पहुंचाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप मेजर वर्ड निकाल सकते हैं, सेल और एक्सचेंज। ये इसको अलग से मैं इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम के टाइम जस्ट आप ये वर्ड्स ही रिमेंबर करो और फिर यहीं से अपनी डिटेल बना लो, ठीक है। आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप इन वर्ड्स को ही पकड़ लेते हो ना तो बस आपको फिर आगे की जो डिटेल होती है वो आप खुद ही बना सकते हो। तो याद रखो बच्चों, को बिजनेस को ना रटना नहीं है। मैंने नोटिस किया और यही फैक्ट है कि बच्चे ना बिजनेस को रटते हैं और बोलते हैं कि मैम इतना सारा है, कैसे याद करें? अरे भैया, याद क्यों करना है? इस तरह से समझो ना कि आपको जब आप पेपर देने बैठे हुए तो आपको सब याद आता जाए, ठीक है। तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि हमें कुछ चीज़ रटनी नहीं है, हमें इस तरह से पढ़ना है कि भैया पेपर के टाइम पे हम पेपर में झंडे गाड़ के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी अगर आप 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो महीने में या हफ्ते में तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, या आप अपने मूड के हिसाब से कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपको वो चीज़, आपको वो इवेंट रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं लड्डू बनाती थी दिवाली के पहले, तो क्यों बनाया करती थी? जब मेरा किसी फ्रेंड का बर्थडे होता था, किसी रिश्तेदार का बर्थडे होता था, या जब मेरा मन होता था मैं तो बनाती थी। लेकिन दिवाली के बाद मैं उस काम को रोज़ कर रही हूँ और रोज़ करके पैसा कमा रही हूँ, ठीक है। तो वो बिजनेस कहला रहा है क्योंकि अब उसको मैं रेगुलरली कर रही हूँ। तो बिजनेस में रेगुलरली किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जानते हैं क्या लिखा हुआ है, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट बिजनेस, यानी आप एक बार कर रहे हो और 2 बार कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि हम बिजनेस करें, नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, फिर काहे का धंधा, ठीक है। सो रेगुलरिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ए मस्ट, यानी उस इवेंट का रोजाना होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आप वर्ड निकाल सकते हो, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। तो इधर से ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, आपको इधर से अगर ये आप वर्ड पकड़ोगे तो आपको आगे की डिटेल खुद ही याद आ जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग, यानी आपने बिजनेस खोला हुआ है तो समाज सेवा के लिए नहीं खोला हुआ, आपको वहाँ से पैसा कमाना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही बिजनेस खोल के बैठे हुए और प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हो तो फिर काय का बिजनेस? जब तक आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। जब तक पैसा नहीं कमाओगे, पैसा कमाओगे तो ही तो आगे बढ़ोगे, ये तो जनरल रूल है, आप सबको पता ही है। तो वैसे ही बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ना, वो रहता है प्रॉफिट। अब कुछ लोग क्या 90% लोग बिजनेस इसीलिए खोलते हैं कि भैया हमें पैसा कमाना है, ठीक है। तो उसमें सबसे मेन फैक्टर है प्रॉफिट अर्निंग, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन द ट्रांजैक्शन, यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट मोटिव मिसिंग है, यानी अगर वो प्रॉफिट ही टर्म ही मिसिंग है तो वो बिजनेस नहीं कहला सकता, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर, जो ये बोलता है कि रिस्क है तो इश्क है, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिस्क। आपको बस इसको ऐसे ही याद रखते हैं, रिस्क। अगर आप ये नहीं भी याद करेंगे ना तो भी चल जाएगा, बस रिस्क को याद करेंगे, रिस्क है तो इश्क है। जैसे कि बोलते हैं ना, जीवन में मुश्किलें तो आती रहती हैं, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, वैसे ही बिजनेस में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है,
जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, वैसे ही बिजनेस में भी उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो वो रिस्क क्या है? किसी बात का डर होना, ठीक है। मान चलिए जिस दिन मैंने अपनी लड्डू की दुकान खोली थी, प्रबलीन लड्डू शॉप, अगर उसी दिन कोविड आ जाता और उसी दिन सब कुछ बंद हो जाता, सरकार लॉकडाउन लगा देती मान चलिए, तो ये भी तो हो ही सकता था ना। तो क्या है, रिस्क तो इन्वॉल्व ही है, रिस्क तो जुड़ा ही हुआ है बिजनेस से, ठीक है। तो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक बिजनेस का। अब बढ़ते हैं इसकी डिटेल के आगे। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, यानी लॉसेस की आशंका तो बनी ही रहती है। ज़रूरी नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि आप बस प्रॉफिट कमाओगे, नहीं, प्रॉफिट और लॉसेस तो आते जाते रहते हैं। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप लॉस भी कमाओगे, ऐसा नहीं है कि आप 100% टाइम्स प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं भैया, उतार चढ़ाव चलता रहता है। It is not certain that a businessman will always earn adequate profit. अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बिजनेसमैन उतना ही प्रॉफिट कमाएगा जितना वो सोचता है। अब मान लीजिए अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं हर महीने लड्डू कमा के मैं 50,000 रुपये आराम से प्रॉफिट अर्न कर ही लूँगी, तो ज़रूरी है क्या? अब लोगों का टेस्ट भी तो चेंज होता रहता है ना, तो हो सकता है किसी महीने में 50,000 कमाऊँ, किसी महीने में 30,000 कमाऊँ। तो जो बिजनेस रहता है ना, बिजनेस का प्रॉफिट रहता है तो वो सैलरी जैसा फिक्स नहीं रहता। अब सैलरी में क्या रहता है कि फिक्स रहता है कि आपको अगर महीने के 25,000 मिलने हैं, 30,000 मिलने हैं, तो वो मिलने ही हैं। वो अलग बात है कि आपकी छुट्टी के पैसे कटेंगे, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो ये बताता है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है, यानी इनमें कैसे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो अपने आप को ये अलग करते हैं एक दूसरे से। अब हमने वो कहानी पढ़ी थी ना, 3 सहेलियों की, 3 बेस्ट फ्रेंड्स की, रीना, मीना, शीना की, तो बस वही इसमें भी है, ठीक है। तो बाद आता है, पहला पॉइंट आएगा हमारा कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करना। अगर कमेंसमेंट की जगह एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाता है, अगर ये 1 मार्कर में भी आ जाता है, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, स्टाइलस ही खराब, या मुझे चलाना नहीं आ रहा होगा, ये भी हो सकता है यार। स्टाइलस को ही क्यों मैं पूरा दोष दूँ, ठीक है। तो पहला आता है कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी बिजनेस खोलता ही तब है जब एक बिजनेसमैन चाहता है। अब जब मैंने चाहा कि मैं दिवाली वाले दिन अपनी लड्डू की दुकान खोलूंगी, तो मैंने दिवाली वाले दिन ही खोली, ठीक है। दिवाली वाले दिन ऐसा तो था नहीं कि मैं क्रिसमस पे खोलना चाहती हूँ या न्यू ईयर पे। अब जो बिजनेसमैन जो चाहेगा, ओनर जो चाहेगा, सामान तो उसी दिन आएगा, या सामान उसके पहले भी आ जाएगा, दुकान तो भैया उसी दिन खुलेगी, ठीक है। अब बिजनेस खोलने के लिए भी ना कुछ प्रोफेशनल या कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। अब जब मैंने बिज़नेस खोला ना, ठीक है, तो उसके एक दिन बाद अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया कि अरे पता है तुझे, मैंने अपनी लड्डू की दुकान खोल ली है। तो उसने बोला कि क्या प्रूफ है तेरे पास? मैंने बोला प्रूफ है, तुझे अभी फ़ोटो भेजती हो अपनी दुकान की। तो बोलता है नहीं ऐसे नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, तेरे पास लीगल प्रूफ क्या है? मैंने बोला लीगल प्रूफ ये क्या होता है? कहते हैं हाँ, एक फूड की दुकान खोलने के लिए ना फूड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन लगता है, क्या तेरे पास वो है? मैंने बोला नहीं यार, वो तो नहीं है। कहता चल ठीक है, वो मैं तुझे करके दे दूँगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब बिज़नेस को खोलते हैं तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, उसको शुरू करने के लिए भी कुछ ना कुछ आपके लीगल प्रूफ्स लगते ही हैं, ठीक है। तो बिजनेस में क्या आता है कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट तो होती ही है, भले पूरी ना हो। जैसे कि आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस खोलते हो तो पार्टनरशिप डीड बनती है। आप जब कंपनी भी बनाते हो तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, ठीक है। भले अपना अगर आप कुछ 1% कंपनी खोल रहे हो तो भी उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता ही है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं प्रोफेशन में। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि जब आप प्रोफेशन का कमेंसमेंट कब शुरू होता है, यानी एक प्रोफेशन कब एस्टैब्लिश होता है, जब उसकी हमें एक कंप्लीट सर्टिफिकेट और कंप्लीट ट्रेनिंग मिल चुकी हो। यानी अगर कोई सीए बनता है तो पहले वो 5 साल की पूरी पढ़ाई करता है, उस 5 साल की पढ़ाई में उसकी ट्रेनिंग भी होती है। फिर जो सीए की इंस्टीट्यूट होती है ICAI, वो इसको एक मेंबरशिप देती है, और जब वो उसको मेंबरशिप मिल जाती है ना, फिर उसके बाद वो अपनी फर्म या ऑफिस खोल सकता है, ठीक है। तो प्रोफेशन में क्या होता है, अब प्रोफेशन कब कमेंस होता है, जब हमें
कंप्लीशन ऑफ ए डिग्री यानी जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए और एक प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो जो इंस्टीट्यूट होती है ना वो एक अलग से प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देती है कि अब आप एक पूरे सीए बन चुके हैं, अब आप अपना ऑफिस या अपनी फर्म खोल सकते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में यानी जब हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो क्या होता है, हम जॉब में कब, हम किसी कंपनी या किसी ऑफिस में कब ज्वाइन करते हैं, जब उस कंपनी द्वारा हमें ज्वाइनिंग लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है। फिर उस दिन से जाके हम उस कंपनी या जो डेट मेंशन रहती है उस दिन से जाके हम उस कंपनी का, इस ऑफिस का हिस्सा बन जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, आपको ऐसा कुछ लीगल फॉर्मेलिटी नहीं रहती, बस आपको उस कंपनी या ऑफिस से या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, सर्विस एग्रीमेंट। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, सर्विस एग्रीमेंट। इसमें आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और इसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं डिसीजन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड लगती है, ठीक है। फिर आता है क्वालिफिकेशन, यानी जब हम कोई अपना बिजनेस खोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या, अब 50 to 60% इंडिया के जो बिजनेसमैन है ना वो सब कन्वेंशनल पुराने हैं, तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, या तो 10वीं फेल होंगे, 12वीं फेल होंगे, या कॉलेज के ड्रॉप आउट होंगे, ठीक है, बट कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता। अब टुनटुन मौसी अपने लड्डू का धंधा खोल के बैठी हुई है तो आपको वो पढ़ी लिखी लगती है क्या? नहीं, वो भी होगी 8th 10th पास या फेल या जो भी। तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप पढ़े नहीं भी हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन भी नहीं है, अगर आप स्कूल से भी फेल होकर निकल गए या जो भी, तो भी आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। अब ये मत बोलना मैम कि हम अपनी 11th की पढ़ाई छोड़ देते हैं, 10th तक पढ़ तो लिए, अब हम भी अपना बिजनेस खोलेंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, वो ज़माना अलग था, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनकी इज्जत होती है, ये सब मत सोचना। फिर नेक्स्ट आता है प्रोफेशन में। अब प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी जब कोई इंसान सीए बनता है या सीएस बनता है तो उससे पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपको उधर जाके ये काम करना पड़ेगा, तो वहाँ मिलती है ट्रेनिंग। तो वहाँ की क्या क्वालिफिकेशन रहती है, वहाँ की पढ़ाई और वहाँ की ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है ऐसे, और इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट में, यानी जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो जॉब में क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हैं ना वो पहले ही बताते हैं अपने लेटर में कि हमें ये वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, हम इस टाइप के एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, हमें एमबीए वाला वो क्या बोलते हैं एम्प्लॉय चाहिए, या हमें उस एम्प्लॉय के पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो भैया क्वालिफिकेशन लगती है, लेकिन डिपेंड करता है कि जॉब का नेचर क्या होता है। अगर कोई इंजीनियरिंग जॉब होगी तो उसमें बीटेक लगेगी, एमटेक लगेगी, वगैरह वगैरह। अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब होगी तो हो सकता है उसमें बीबीए लगे, एमबीए लगे, ठीक है। तो वो जॉब के नेचर पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, यानी कितना पैसा लगता है। अगर आप कोई छोटा सा काम, बिजनेस में क्या होता है, अगर आप कोई छोटा सा काम कर रहे हैं तो हो सकता है 25-30 हज़ार या 50 हज़ार तक खुल जाए, लेकिन अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही लगती है। अब जैसे कि मैंने अपनी लड्डू की दुकान खोली थी तो मात्र मुझे 30,000 रुपये लगे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह तो मेरी अपनी ही थी, बस थोड़ा बहुत सामान ले आई तो 30,000 में मैंने अपनी दुकान खोल ली। लेकिन वही अगर मैं सोचती कि मुझे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना है तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट जाता लाखों में, क्योंकि जितना छोटा काम उतना ही छोटा पैसा लगेगा, जितना बड़ा काम उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। और प्रोफेशन में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप कोई अपनी फर्म खोल रहे हो, ऑफिस खोल रहे हो, तो वो भी आपका 1-2-2.5 लाख के अंदर खुल जाता है। उसमें भी कोई डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा ऑफिस बनाना चाहते हो। अगर आप खूब अच्छा इंटीरियर करवा रहे हो फिर हो सकता है 5 लाख तक टच कर जाए, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाए, लेकिन वैसे वो 1-2-2.5 लाख तक हो जाता है आपका काम, ठीक है। तो उसमें लिमिटेड रहती है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी हम जब खुद किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो हमारा काय का पैसा लगेगा, भैया वो जो एम्प्लॉयर है वो जाने, उसके काम जाने, हम तो उनके पास जा रहे हैं अपनी महीने की सैलरी लेने, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में यानी जब हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हमें नहीं होती है, सो यहाँ नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिर आता है रिस्क। अब बिजनेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में रिस्क तो बना रहता है, उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, प्रॉफिट और लॉस तो चलता रहता है। अब कोविड के टाइम
जब लॉकडाउन लग गया था तो कितने बिजनेस ठप हुए हैं, कितने बिजनेस फ्लॉप हुए हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि हो सकता है अगर मान लीजिए कि कोई बहुत नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ठीक है, तो भी ये भी हो सकता है कि वो बिज़नेस ही बंद हो जाए। तो बिज़नेस में तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रोफेशन में बहुत कम रिस्क होता है। प्रोफेशन में ऐसा है कि हमने अपनी ट्रेनिंग पाली है, ठीक है, अब हम क्लाइंट्स को वही सर्विसेज देंगे। अब क्लाइंट्स हो सकता है बढ़ भी जाए, कम भी जाए, ठीक है, तो ये एक रिस्क रहता है, लेकिन प्रोफेशन में बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ मिनिमल रिस्क रहता है, मिनिमल। फिर स्टाइलस को पता नहीं क्या हो गया। मिनिमल रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है? नो रिस्क। काय का रिस्क? हम खुद जब किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो काय का रिस्क? हमें तो अपनी सैलरी मिल जाएगी महीने की। तो एम्प्लॉयमेंट में यानी जब हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहता, तो यहाँ आएगा नो रिस्क। अब आपको बस क्या करना है ना, बच्चे बोलते हैं कि मैम इतना बड़ा चार्ट है कैसे याद करेंगे, इतना सारा कंटेंट है। नहीं, आपको बस क्या करना है, आपको समझ लेना है। अब जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बस उन पॉइंटर्स को पकड़ लेना है। जैसे कि आप ये पॉइंट्स भी अगर याद करके चले गए ना, तो आप अंदर का जो कंटेंट है, ठीक है, वो फिर आप खुद ही बना लोगे। बस आपको इसे अच्छे से समझना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको रटने की। इतना सारा कौन रटता है यार, कोई अब मशीन थोड़ी ना हो, सही बात है, ठीक है। तो बस आपको जो मेन पॉइंटर्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, वो आपको थोड़ी एक बार पढ़ लेनी है अच्छे से। फिर अंदर का जो मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर वो तो आप खुद बना ही लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी बिजनेस में कैसा कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे रहना सहना है। अब जो ओनर होता है उसकी तो अपनी मर्जी होती है, तो उसका तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में क्या रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ होता है जब हम सीए की डिग्री अचीव करते हैं ना, तो जब वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सीए की कर रहे हैं या कोई अगर डॉक्टर बन रहा है, तो भी वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान बोलते हैं अपने डॉक्टर्स को कि आप किसी भी पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप हर एक पेशेंट को अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दोगे। तो वो क्या होता है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। तो प्रोफेशन में भी कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन रहता है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है या नहीं होता। हाँ, होता तो सब जगह है, लेकिन अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। जैसे कि कोई कुछ कंपनीज में होता है कि अगर आप 8 बजे निकल रहे हैं, या चलो 9 बजे से हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुल रही है, तो 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहेगा। उसके आप 5 मिनट पहले भी नहीं आ सकते, 5 मिनट बाद भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो वो उनकी अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशन होती है। हम आपकी सैलरी में से इतना इतना पैसा काटेंगे, तो वो अब उनकी क्या हुई, उनकी अपनी टर्म एंड कंडीशन हुई। तो हाँ, यहाँ भी टर्म एंड कंडीशन मेंशन रहती है। टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कैसी कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, यानी बिजनेस का क्या नेचर होता है। अब हो सकता है कुछ जो कंपनीज होती हैं वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब जो जियो कंपनी है वो क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, 5G 4G नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस होगा वो आपको गुड्स ही प्रोवाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब मैंने अपनी लड्डू की दुकान खोली हुई है, तो मैं लड्डू प्रोवाइड करती हूँ, लड्डू सामान है, गुड्स है, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो गुड्स की बजाय सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो बिजनेस में क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप सामान को बनाते हैं और उसे बेचते हैं, या सामान कहीं और से लाके कहीं और जाके बेच देते हैं, ठीक है। फिर इधर आता है प्रोफेशन में। प्रोफेशन में क्या होता है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जो डॉक्टर होता है क्या करता है, हमें चेक करता है हमें क्या बीमारी है, अगर बुखार है तो बुखार की दवाई बताएगा। और ऐसा तो है नहीं कि दवाई अपने पास ही रख के बैठा हुआ है, हाँ कि हाँ भैया तुम्हें बुखार है तुम ये वाली ले लो, तो तुम कोल्ड सोल ले लो, या डोला ले लो, या डिस्प्रिन ले लो सर दर्द की, ऐसे नहीं है। वो देता है, दवाइयाँ लिख के देता है, फिर जाते हैं हम मेडिकल में और मेडिकल से जाके दवाइयाँ लेते हैं। तो डॉक्टर का क्या काम होता है, डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, और ट्रीटमेंट किस में आता है, सर्विस में आता है। अब हम किसी लॉ एडवोकेट के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है कि हाँ आपका ये मैटर है, तो अब इस दिन हम केस फाइल कर सकते हैं इस पार्टी वगैरह पे, ठीक है, जो भी। तो वो क्या होता है, वो एक सर्विस होती है। तो उसमें इस प्रोफेशन में क्या होता है कि वो आपको कुछ सामान नहीं बेच रहे होते, बल्कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। अब इधर आता है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में यानी आपको वो काम करना पड़ता है जो आपका एम्प्लॉयर, जो आपका सुपीरियर या जो आपका बॉस आपको बोलता है, ठीक है।
तो जो आपको टास्क देगा, आपको टारगेट देगा कि हाँ अगर कोई सेल्स में है तो बोला कि भैया आपको महीने के इतना 25,000 इंश्योरेंस या 25,000 सामान आपको गुड्स बेचने हैं, तो वो आपको बेचने ही पड़ेंगे क्योंकि वो आपका एम्प्लॉयर का ऑर्डर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, नेक्स्ट एंड लास्ट है रिवॉर्ड। यानी बिजनेस में क्या रिवॉर्ड मिलता है। जब बिजनेस में हम सामान बेचते हैं, फिर एक्सपेंसेस अपने कट डाउन करके, तो उसके बाद हमें क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था रीना मीना शीना को क्या बच रहा था, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस से बचता है हमें प्रॉफिट, और प्रोफेशन में बचता है फीस। यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सीए हुए, सीएस हुए, एडवोकेट हुए, डॉक्टर्स हुए, वो जब हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो बजाय में हमसे क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। उन पैसों को बोलते हैं प्रोफेशनल फीस। तो फीस की जगह आप प्रोफेशनल फीस भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड क्या होता है। अब जब आपने इतनी मेहनत की है, काम किया है, इतने पढ़ लिख गए हो, तो उसके बाद जो आपको मिलता है उन पैसों की भी अलग अलग भाषा है, ठीक है। तो बिजनेस में बोलते हैं प्रॉफिट, प्रोफेशन में बोलते हैं प्रोफेशनल फीस, और एम्प्लॉयमेंट में बोलते हैं सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी यानी आपको हर महीने सैलरी मिलती है जब आप काम करते हो, और वेजेस यानी जो वर्कर्स हुए, जो लेबरर्स हुए, उनको मिलते हैं वेजेस। वेजेस जो बेसिकली होते हैं ना, वो सैलरी से कम रहते हैं। सैलरी जो होती है वो थोड़े लाइक हायर लेवल रहता है उसका, लाइक जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हो गए उनको, और जो वेजेस होते हैं वो लेबरर्स हो गए, वो वर्कर्स हो गए, उनको मिलती है, वो उनकी मेहनत की कमाई होती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो हम इन पॉइंट्स को सम अप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, कमेंसमेंट यानी बिजनेस कब खुलता है, जब एक एंटरप्रेन्योर चाहता है, यानी जब एक बिजनेसमैन खोलना चाहता है तब बिजनेस खुलता है। प्रोफेशन कैसे खुलता है, जब सारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब ट्रेनिंग मिल जाती है, तो आप अपनी एक प्रैक्टिस वगैरह जो भी अपना काम खोल सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो जॉइनिंग लेटर में डेट मेंशन होती है, उस दिन से हम उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है बिजनेस में कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़े नहीं भी हैं तो भी आप खोल सकते हैं। प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मेंशन होती है। डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जॉब का क्या नेचर है। अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग की डिग्री मांगेंगे, ठीक है। अगर आप टीचर हो तो वो टीचर की डिग्री मांगेंगे, ठीक है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बिजनेस का डिपेंड करता है कि स्केल ऑफ बिजनेस क्या है। अगर कोई छोटा बिजनेस है तो कम पैसा लगेगा, कोई बड़ा है तो ज़्यादा पैसा लगेगा। फिर आता है प्रोफेशन में आप कम पैसों में भी, आप लिमिटेड पैसों में भी अपना काम खोल सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती, हम कुछ जॉब करने जाते हैं वहाँ, ठीक है। बिजनेस में रिस्क बना रहता है, प्रोफेशन में कम रिस्क रहता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में यानी जब हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो कोई भी रिस्क नहीं रहता है। फिर आता है बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशन का हाँ कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और एम्प्लॉयमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं वो ऑलरेडी मैंशन होती हैं उनकी जॉइनिंग लेटर में, उनके एम्प्लॉयमेंट लेटर में, ठीक है। फिर आता है बिजनेस का किस टाइप का नेचर रहता है। बिजनेस का रहता है गुड्स को बनाना और बेचना, ठीक है। और प्रोफेशन का क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसी सर्विसेज वो मांग रहे हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बुखारी वाली हालत में जाएंगे तो बुखार की ट्रीटमेंट करेगा। अगर हम सरदर्द की हालत में जाएंगे तो सरदर्द का ट्रीटमेंट हमें देगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो जिस टाइप की सर्विसेज आपसे मांगता है आपको वैसे ही करके देना पड़ता है। फिर लास्ट में आता है क्या रिवॉर्ड रहता है। बिजनेस में हमें बचता है प्रॉफिट, और प्रोफेशन में मिलती है हमें प्रोफेशनल फीस, और एम्प्लॉयमेंट में मिलती है हमें सैलरी, ठीक है। तो अब इधर तक हो गया कि क्या बिजनेस, क्या प्रोफेशन, क्या एम्प्लॉयमेंट की क्या डिफ्रेंसिएशन पॉइंट्स है। तो ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 6 मार्कर क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आपको ऐसे इस ढंग से समझेंगे ना तो आप पेपर में लिख के ले लो, भूलोगे ही नहीं आप, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कैसी बात कर रही हो, जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ भैया, पैसा तो कमाना ही चाहते हैं, लेकिन पैसे के अलावा भी उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो पहला पॉइंट आता है मार्केट स्टैंडिंग, यानी एक बिजनेस की पूरी मार्केट में, ठीक है, पूरी मार्केट एंटरप्राइज में क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है। अगर एक कंपनी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो ऑफ कोर्स उसी के पास जाएंगे। तो यानी एक बिजनेस के पास ऐसे क्या गुण है, क्या ऐसा प्रोवाइड कर रही है जो लोग बाकी के 10-12 बिजनेस को छोड़ के उनके पास आए, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जियो का।
अब 2016 या 17 के पहले आई गेस, शायद 16 ही, हाँ 2016 या 17, आई एम नॉट श्योर, बट आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो 2016 या 17 के पहले बहुत सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स होते थे मार्केट में, जैसे कि एयरटेल था, टाटा डोकोमो था, वोडाफोन था, आइडिया था, ठीक है। लेकिन 2016 में क्या हुआ, जियो ने अपनी एंट्री ले ली और जियो ने लोगों को फ्री में सिम बांटना शुरू कर दी और अनलिमिटेड डाटा देते थे भैया। मतलब लोग पूरे पूरे दिन इंटरनेट चलाते रहते थे और थकते नहीं थे, ठीक है। मैं खुद भी भैया जियो ही चलाती हूँ। तो उधर से जियो वालों ने क्या कर ली, लोगों की नफ्स पकड़ ली, यानी लोगों को आदत लग गई, लोग पागल हो गए, एडिक्टेड हो गए इंटरनेट के प्रति, ठीक है। तो जियो ने क्या प्रोवाइड किया, फ्री में सिम बांटना शुरू किया, अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड किया। तो ये जियो वालों की क्या थी, ये जियो वालों की स्ट्रैटेजी थी। तो जियो वाले फ्री में सिम बांट रहे थे, अनलिमिटेड डाटा दे रहे थे, तो इसीलिए लोग जियो के पास भाग रहे थे। तो यानी जो जियो था वो हट के वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग कुछ काम कर रहा था, इसलिए वो इतना पॉपुलर हो गया और आज हर घर में आपको जियो की सिम मिल ही जाएगी। तो यानी मार्केट स्टैंडिंग ये बोलता है, मार्केट स्टैंडिंग रिफर्स टू मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस इन कंपैरिजन टू कंपटीशन, यानी आपका पूरे बिजनेस में क्या शेयर है, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या अहमियत है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इनोवेशन। इनोवेशन यानी आप अपने आप को समय के अनुसार अपग्रेड करते रहना। अब भाई वो बाबा आदम के ज़माने की टेक्निक्स अभी तक थोड़ी ना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब टाइम आ गया है यूपीआई का, हम ठीक है, हम आजकल कैश बहुत कम कैरी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कुछ पसंद आया, ठीक है, ले लिया और जेब से फ़ोन निकाला और ट्रेन स्कैन किया और पेमेंट कर दी। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई सेलर अपने पास यूपीआई का या ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं रखेगा तो वो तो मार्केट से पिट जाएगा ना। अगर वो बोलेगा नहीं भैया हम तो बस कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या वो चल पाएगा लॉन्ग टर्म तक? नहीं भैया, नहीं चल पाएगा। तो यानी इनोवेशन यानी अपने आप को वक्त के अनुसार अपग्रेड करते रहना, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इनोवेशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया, यानी न्यू आइडिया या न्यू मेथड को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना। इट डज नॉट मीन मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट, यानी जरूरी नहीं है कि आप कोई नया सामान ही ला रहे हो। ये बोलता है कि जो नया आइडिया है उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो ये बोलता है प्रोडक्टिविटी यानी आप कैसे कम सामान में ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हो, ठीक है। यानी आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसमें आप सामान तो कम लेके आ रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आप आउटपुट दे रहे हो वो आप मैक्सिमम दे रहे हो, यानी आप जो रिसोर्सेस हैं आपके उसको वेस्ट नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी क्या बोलता है, तो एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, यानी एक बिजनेस वाले के पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसको अच्छे ढंग से, सही ढंग से यूज करना है और मैक्सिमम आउटपुट देना है। अब मेरा भैया लड्डू का बिजनेस है, मैं मोतीचूर के बेसन के लड्डू बनाती हूँ, तो क्या मैं ये करती हूँ खूब सारा बेसन उठा लाती हूँ और उसको वेस्ट होने देती हूँ? नहीं, मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि जो बेसन है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो, उससे ज़्यादा लड्डू बन पाए। तो प्रोडक्टिविटी क्या बोलता है कि मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे पा रहे हो, आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे पा रहे हो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बिजनेस चलाने के लिए फिजिकल रिसोर्सेज यानी हम जैसे इंसानों की भी ज़रूरत पड़ती है, और फाइनेंशियल यानी पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी इन रिसोर्सेज को भी अच्छे से अच्छे तरीके में यूटिलाइज करना है, इनको वेस्ट नहीं होने देना है। यानी जो भी आपके पास जो स्टाफ आता है उसकी अच्छे से रेस्पेक्ट करनी है, जो भी आपकी मशीन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको आप प्रॉपरली चलाना है। ऐसा नहीं है कि मशीन चल रही है लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका भी पूरा ध्यान रखना है। तो ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, मशीन्स, वही यानी प्लांट्स जो मशीनें वगैरह की जरूरत पड़ती है, ऑफिस बिल्डिंग वगैरह जो होती है, और फंड्स यानी पैसे की भी जरूरत पड़ती है सामान बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्निंग प्रॉफिट, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, बिजनेस मस्ट अर्न इनफ प्रॉफिट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ, यानी बिजनेस को इनफ यानी रीजनेबल
यानी इतना प्रॉफिट तो कमाना है जिससे उसका गुजारा चल पाए, ठीक है। अब मेरा लड्डुओं का बिजनेस है, तो अगर मैं महीने में बस 1000 या 1500 रुपए कमा रही हूँ तो क्या वो मेरे लिए बहुत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तो क्या वो मेरे लिए पूरा है? जी नहीं। 1000-1500 रुपए से आजकल क्या होता है, 1000-1500 रुपए का तो भैया लड़कियां आजकल एक टॉप ही खरीद लेती हैं, तो 1000-1500 रुपए आजकल के ज़माने में काफ़ी हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी आपको प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन इतना प्रॉफिट कमाना है कि वो एटलीस्ट रीजनेबल हो, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपका समाज के प्रति, आपको सोसाइटी के प्रति क्या कर्तव्य है। अब जो हम सामान यूज़ करते हैं, जो हम लेबर यूज़ करते हैं, जो स्टाफ वाले होते हैं, वो हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उन लोगों की भी पूरी केयर की जाए। अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, वो पहले वॉलंटरी होता था। वॉलंटरी यानी बिजनेस वालों को अगर करना है तो करें, नहीं करना है तो मत करें। लेकिन आज गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, यानी बिजनेस वालों का ये फर्ज बनता है कि आपको समाज का ध्यान भी रखना है। अब हमने देखा होगा कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या बिजनेस होते हैं, वो साल में जब उनका ईयर एंड हो जाता है तो वो काफ़ी सारे लैपटॉप्स वगैरह बांटते हैं, ठीक है, आश्रम वगैरह खुलवाते हैं, प्लांटेशन यानी पेड़ वगैरह उगाते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका समाज के प्रति कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ऑब्लिगेटरी यानी अब मैंडेटरी हो गया है। ऑब्लिगेटरी यानी मैंडेटरी, आपको करना ही करना है। फॉर बिजनेस फर्म्स टू कॉन्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, यानी समाज की प्रॉब्लम्स के लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको समाज के भले के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना ही है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो ये बताता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, यानी प्रॉफिट का, पैसे का क्या रोल है बिजनेस में, ठीक है। पैसा कमाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हम तो उधर के उधर ही रह जाएंगे ना। तो यही बात हो रही है कि प्रॉफिट का क्या महत्व है एक बिजनेस में। तो पहला आता है सर्वाइवल। जैसे हमें ज़िंदगी जीने के लिए खाने की, पीने की, ठीक है, पीने से दारू मत समझ लेना, पीने यानी पानी की, हवा की, धूप की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही एक बिजनेस में प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वाइवल, यानी अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ यानी जब आप अच्छा प्रॉफिट कमाने लगते हैं, यानी आप मोर देन इनफ प्रॉफिट कमाने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अपना बिजनेस और एक्सपेंड करें, ठीक है। अब मेरा जो लड्डू का बिजनेस है वो ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छा चल रहा है, तो मैं ये आइडिया सोच रही हूँ, अब आप किसी को बता मत देना ये आइडिया, कि मैं ना इसमें थोड़े और आइटम्स ऐड करूँ। लाइक अभी तक तो मैं लड्डू तक ही सीमित रखा हुआ था ना, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मिल्क केक, ठीक है, कलाकंद, काजू कतली भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करूँ, ठीक है। ये आइडिया किसी को बताना मत। तो ये मैंने क्यों सोचा है? क्योंकि जो मेरा लड्डू का बिजनेस था वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब ये सही वक्त है कि अपने बिजनेस को और फैलाऊं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो प्रॉफिट होता है ना वो एक आईने की तरह होता है। अब आप लोग बोलोगे कि आईना कैसा आ गया? हाँ भैया, आईने की तरह इसलिए होता है कि अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो तो आप अच्छा कर सकते हो, अपना बिजनेस और फैला सकते हो। लेकिन अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। तो जो प्रॉफिट होता है ना, एक आईने की तरह होता है, जो ये बताता है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, आपकी क्या पोजीशन है मार्केट में, ठीक है, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या वैल्यू है लोगों की नज़रों में, ठीक है। वो बोलते हैं ना भैया ये तो पैसे वाला, अब हम सोचते हैं, हमारे आसपास भी है, हमारे सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं जो हम बोलते हैं कि हाँ यार ये तो बड़े पैसे वाले हैं। तो जो प्रॉफिट है वो क्या है? वो एक आईना है जो ये बताता है कि आपकी क्या इज्जत है, आपकी क्या पोजीशन है पूरे मार्केट में, पूरे आसपास के लोगों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प्स टू गेन गुडविल। वो तो कहावत आपने सुनी होगी, दौलत शोहरत भी दिलाता है, यानी जब आप अच्छा पैसा कमाओगे तो ही आपको गुडविल मिलेगी, तो ही आपको लोग जानेंगे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता? बच्चा जानता है इंडिया का क्या, पूरे अब्रॉड में भी, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक अपना नाम चलता है। तो वो क्यों चलता है? क्योंकि वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है कि उनको हर एक बच्चा जानता है, ठीक है। तो पैसा इज्जत तो दिलाता ही है, साथ साथ में शोहरत भी दिलाता है। पैसा जो होता है, प्रॉफिट जो होता है, वो इज्जत दिलाता है, शोहरत दिलाता है, और आपकी एक अच्छी रेप्यूटेशन बिल्ड करता है पूरी सोसाइटी में, पूरे मार्केट में, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है रिवार्ड्स फॉर बियरिंग रिस्क।
यानी जो पैसा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो रिस्क बियर करने की हिम्मत देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर किसी के पास या किसी बिजनेस में लॉस ही लॉस हो रहा है, तो क्या वो सोचेगा कि मैं आगे और बिजनेस एक्सपेंड करूं? नहीं, वो तो नहीं सोचेगा। अब मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रही हूं, तभी मैं सोच रही हूँ ना कि अपने बिजनेस में, अपनी लड्डू की दुकान में कलाकंद, मिल्क केक, काजू कतली भी इंट्रोड्यूस कर दूँ। अगर मान लीजिए मेरा वो जो लड्डू का बिजनेस था, उसी में मेरी बैंड बच जाती, उसी में मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाती, तो क्या मैं सोचती कि मैं आगे बढ़ूं? नहीं। तो जो प्रॉफिट रहता है वो एक रिस्क लेने की हिम्मत देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब पॉइंट समझ आ गए होंगे। पहला है सर्वाइवल, यानी आपको सस्टेन करना है मार्केट में। दूसरा आता है कि जब आप सस्टेन करने लगते हो तो आप सोचते हो कि हम आगे बढ़े, एक्सपैंड हो। ठीक है, फिर आता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, यानी जो प्रॉफिट होता है वो ये बताता है कि आपकी क्या पोजीशन है मार्केट में। फिर आता है हेल्प्स टू गेन गुडविल, दौलत शोहरत भी दिलाता है। ठीक है, रेपुटेशन बिल्ड करवाता है। फिर लास्ट पॉइंट है रिवार्ड्स और बियरिंग रिस्क, यानी जो प्रॉफिट है वो इतनी क्षमता प्रोवाइड करता है कि आप प्रॉफिट या लॉस के बारे में, यानी रिस्क के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, तो हम पढ़ते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज की क्या क्लासिफिकेशन होती है। यानी अभी तक हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या बाइफर्केशन है। तो पहला आता है इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज उन सब एक्टिविटीज से रिलेट करता है जो रिलेटेड होती हैं किसी सामान को बनाने में। यानी अगर आप कुछ सामान, कुछ रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, उस रॉ मटेरियल से कंप्लीट प्रोडक्ट यानी फिनिश्ड गुड कैसे बना रहे हो, वो सब हमारी एक्टिविटीज आती हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, अब हमने सामान तो बना लिया, उस सामान को लोगों तक भी तो पहुंचाना है। ठीक है, बायर्स तक भी तो पहुंचाना है, तो वो किस में आता है? वो आता है हमारा कॉमर्स में, यानी कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सामान को लोगों तक पहुंचाना है, सामान की अदला बदली करनी है, सामान पहुंचाना है लोगों तक और उसके बदले पैसे लेने हैं। तो इसमें आता है सेलर कैसे अपना सामान पहुंचाता है बायर तक, तो वो कैसे पहुंचाता है, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। और इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इंडस्ट्री के भी अब 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी। तो अब ना मैंने आपसे एक बात छुपाई हुई है, एक लड्डू वाली बात तो बता दी थी, एक और बात छुपाई हुई है। पता क्या कि ना मैं अचार भी अच्छे बना लेती थी, तो मैंने सोचा कि अपना अचार पापड़ का बिजनेस ही खोल लेती हूँ। लड्डू का बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, लड्डू का बिजनेस तो चल ही रहा साइड बाय साइड, तो क्यों ना अचार पापड़ का भी, पापड़ का नहीं बस अचार का ही, तो अचार पे मेरा मेन फोकस है, तो अचार का बिजनेस भी खोल लेती हूँ। तो जब मैं बहुत छोटी होती थी ना, 9-10 साल की, तो अपने घर के पीछे 3-4 पेड़ लगाए थे आम के। ठीक है, तो वो पेड़ अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं, तो हर गर्मियों के सीजन में वो केरियां देते हैं। तो उन केरियों से मैं क्या करती हूँ, कच्चे आम से, केरियां यानी इन द सेंस कच्चे आम, ठीक है, जिसको नहीं पता सुन लो, केरी यानी राइप मैंगोस, कच्चे आम। तो उन कच्चे आम से मैं बनाती हूँ अचार। ठीक है, अचार बनाती हूँ। उसमें अचार बनाने के लिए क्या क्या लगता है, मसाले लगते हैं, तेल लगता है, पहले उन कच्चे आमों को सुखाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे घर के पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जो मैंने पेड़ उगाए हैं आम के, उन पेड़ों से मैं कच्चे आम तोड़ती हूँ, यानी केरियाँ तोड़ती हूँ। ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो यानी प्राइमरी इंडस्ट्री बोलती है कि आप वो एक्टिविटीज कर रहे हो जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, मिट्टी आती है, पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं, हवा आता है, पानी आता है। ठीक है, तो जो मैं कच्चे आम तोड़ रही हूँ वो किससे तोड़ रही हूँ, पेड़ों से, और पेड़ क्या है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उन आमों से फिर मैं क्या करती हूँ, कच्चे आमों से प्रॉपर अचार बनाती हूँ, उन आमों को सुखाती हूँ, मसाले डालती हूँ, तेल डालती हूँ, वगैरह सब वगैरह करके मैं बनाती हूँ अचार बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ, अचार बनाती हूँ। तो अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलती है कि जब आप रॉ मटेरियल से, जब उन सामानों से आप प्रॉपर एक कंप्लीट सामान बना लेते हैं, तो वो सब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। यानी जो मैंने कच्चे आमों से अचार बनाया है वो मेरा आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बोलती है, रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। ठीक है, फिर से ही लिख देती हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। तो
मैं जब कच्चे आम केरियां तोड़ती हूँ पेड़ों से, ठीक है, तो वो किस में आता है, वो आता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलती है जब आप उन नेचुरल रिसोर्सेज के सामानों से कुछ फिनिश्ड गुड बनाते हो, ठीक है, तो वो किस में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। यानी मैं कच्ची एरियो से अचार बनाती हूँ तो मैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। यानी रॉ मटेरियल को, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही हूं, ठीक है, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब क्या करती हूँ, अचार तो बना लिया। ऐसा तो है नहीं कि अचार हम सिर्फ गर्मियों के मौसम में खाते हैं, नहीं, जो अचार होते हैं वो तो साल भर चलते हैं। तो उन अचारों को मैं अपनी फैक्ट्री में, यानी मैंने गोडाउन सा बनाया हुआ है बड़ा सा, उसमें स्टोर कर देती हूँ, तो वो किस में आएगा, टर्शरी इंडस्ट्री में। तो टर्शरी इंडस्ट्री जो बेसिकली होता है, वो टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ठीक है। तो मैंने अचार बना के रखती हूँ, उनको वेयर हाउस में स्टोर कर देती हूँ, तो ये जो है किसको हेल्प दे रहे हैं, पहली प्राइमरी को और दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ठीक है। तो टर्शरी इंडस्ट्री बोलता है कि अगर आप सामान को स्टोर कर रहे हैं वेयर हाउस में, या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो पहले और दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आ जाता है टर्शरी इंडस्ट्री में। तो यानी जो मैं सामान, जो अपना अचार बना के रखती हूँ वो वेयर हाउस में स्टोर करके रख देती हूँ, तो वो किस में आ रहा है, टर्शरी इंडस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, वेयर हाउसिंग करती हूँ, यानी अपने गोडाउन में स्टोर कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको आ गया है समझ। तो मैंने क्या कर लिया, अचार पापड़ का बिजनेस, पापड़ का नहीं मतलब अचार का बिजनेस खोल लिया, बिल्कुल माधवी भाभी जैसे, ठीक है। तो पहले तो मैं लड्डू बनाती थी टुनटुन मासी जैसे, अब मैं लड्डू बनाने के साथ साथ अचार भी बना रही हूँ माधवी भाभी जैसे, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होता है वो रिलेट करता है नेचुरल रिसोर्सेज से, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है वो जब रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं तो वो आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और जो तीसरा होता है टर्शरी इंडस्ट्री, वो बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करता है हमारी पहली और दूसरी इंडस्ट्री को, ठीक है। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार। इंडस्ट्री refers to economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods। यानी मतलब वही जो इंडस्ट्री होती है वो रिलेट करती है कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स में मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सब इसमें आता है। अब आप नोट कर सकते हैं, चाहते हैं तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसका होता है नेचुरल रिसोर्स, इसका होता है रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड, और इसका कुछ भी आप लिख सकते हैं वेयर हाउसिंग वगैरह। तो अगर आप ये ही अगर नाम याद कर लेंगे ना, तो आप इनकी अंदर की जो डेफिनेशन होती है वो अपने आप बना सकते हैं, आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम डेफिनेशन कैसे याद करें, तीनों की सेम कंफ्यूजिंग लगती है। नहीं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए, अगर आप इन वर्ड्स को पकड़ लेते हैं ना तो आप डेफिनेशन भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन। कर लिया बच्चों नोट, आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बात आ रही है प्राइमरी इंडस्ट्री की, यानी अभी तक हमने थोड़ा पढ़ लिया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री की फर्दर बाइफर्केशन क्या होती है, ठीक है। तो पहले तो पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, इसकी बुकिश डेफिनेशन क्या बोलती है। इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन and production of natural resources and reproduction of living organisms, plants etc। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री उन सब एक्टिविटी से रिलेट करती है जो कोई एक्सट्रैक्शन से हो। एक्सट्रैक्शन यानी अगर हम मिट्टी से या कुछ नेचुरली कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ आउट कर रहे हैं उनसे, या कुछ हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो उसका पहला टाइप रहता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज यानी जब हम नेचुरली, हम ज़मीन से, हम मिट्टी से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ निकालते हैं, तो वो आता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। यानी जो हम तेल होता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल होता है, वो ऐसा तो लिखा नहीं होता कि हमने ज़मीन से निकाला उसके ऊपर लिखा है मैं पेट्रोल हूँ, या लिखा डीजल के ऊपर लिखा हुआ है मैं डीजल हूँ, नहीं। जो तेल होता है उसको निकालते हैं, ठीक है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। जो गोल्ड होता है ऐसा तो होता नहीं है कि भैया उन्होंने खुदाई की, डिगिंग की और नीचे सोने की चेन, सोने के कंगन, सोने की ईयरिंग्स मिल गए, नहीं। वो तो जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो पत्थर के फॉर्म में होता है, फिर उसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है जो भी हमें बनवाना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या कहती है कि जब हम नेचुरली हम मिट्टी से कुछ डिग आउट करते हैं, कुछ डिगिंग करके कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ निकालते हैं, तो वो सब एक्टिविटीज आती हैं हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं।
इट इंक्लूड्स ऑल दोस इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन रेसिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से जब हम कुछ ड्रॉ आउट करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें वो आता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स, जैसे कि नदी में से फिशेस निकालते हैं, तो वो भी किस में आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक यानी हमें वर्ड से समझ आ रहा है जीन्स। जीन्स अब ये पहनने वाली जीन्स मत समझ लेना, जीन्स यानी वो बायोलॉजी वाला जीन्स, यानी हम किसी 2-4 से और फर्दर रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो आता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में। यानी पोल्ट्री फार्मिंग में क्या किया जाता है, जो छोटी छोटी चिक्स होती है ना, छोटी छोटी बिल्कुल मुर्गी के बच्चे होते हैं, उनको बड़ा करके, ठीक है, फर्दर रिप्रोड्यूस किया जाता है और 4 से 8, 8 से 12 मुर्गीज, यानी मुर्गी जिसे बोलते हैं चिकन्स, जो हैंस होते हैं, उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो किस में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोस इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी एनिमल्स की जब फर्दर रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, प्लांट्स की, ठीक है, जो नर्सरी फार्मिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो भी किस में आती है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। इसका एग्जांपल है रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, पोल्ट्री फार्मिंग, ये आपको अभी समझाया ही, यानी जो हम गाय भैंस का दूध बेचते हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आता है, वो आता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 2 टाइप्स है, पहला आता है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा आता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव यानी जब हम नेचुरली कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से, मिट्टी से, पानी से कुछ निकालते हैं, ठीक है, तो वो आता है हमारा एक्सट्रैक्टिव में। और जेनेटिक इंडस्ट्री बोलती है जब आप रिप्रोडक्शन करवाएं, जब आप 2-4 से कुछ और बड़ा करवाएं, 2-4 से 8-12 करवा रहे हैं, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, तो वो आता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स फोटोज देख ही सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बोलता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद यूजिंग द मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। यानी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो उन एक्टिविटीज़ से रिलेट करती है जो ऑलरेडी प्राइमरी एक्टिविटीज़ से स्टेज से गुजर के आ चुकी होती हैं। अब जो मेरा अचार पापड़ का बिजनेस था, सॉरी यार, अचार का बिजनेस था, उसमें मैं क्या कर रही थी, जो केरियाँ थी, ठीक है, वो तोड़ती थी, ठीक है, फिर केरियों को सुखा के क्या बनाती थी, मैं अचार बनाती थी। तो केरियाँ जो मैं तोड़ती थी वो आता था मेरा फर्स्ट स्टेज में, यानी प्राइमरी में, और जब केरियों से अचार बनाती थी तो वो आता था मेरा सेकेंडरी में। तो भैया सेकेंडरी स्टेज से गुजरने के लिए फर्स्ट स्टेज यानी प्राइमरी स्टेज से गुजरना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोस इंडस्ट्री विच आर इंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स। यानी वही बात, जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, जो मैं कच्चे आम से प्रॉपर अचार बना रही थी, वो आ रहा था मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल क्या, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन वगैरह कपड़े वगैरह बनाना। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी इसको ध्यान रख लेना, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो तेल होता है जो हम मतलब नीचे ज़मीन से, ठीक है, डिगिंग करके निकालते हैं, तो वो ऐसा तो होता नहीं कि उसके ऊपर लिखा हुआ है तेल के ऊपर मैं पेट्रोल हूँ, मैं डीजल हूँ, नहीं। तेल को अलग अलग प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद हमारा एक फॉर्म बनता है। ठीक है, तो वो किस में आता है, जब अलग अलग फॉर्म से कन्वर्ट करके एक फॉर्म निकाला जाए, उसे बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री जो होता है ना, वो एनालिटिकल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, जो सीमेंट होती है, इसका एग्जांपल है सीमेंट इंडस्ट्री। जो सीमेंट होती है वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हमें एक जगह से सीमेंट मिल गए, नहीं। जो सीमेंट होती है उसमें काफ़ी सारी मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, तो उन सबको इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका नाम होता है सीमेंट। ठीक है, तो एनालिटिकल में क्या हो रहा था, अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ों में से, काफ़ी सारे मिक्सचर में से एक चीज़ निकाल रहे थे हम। ठीक है, जैसे कि तेल निकाल रहे थे, पेट्रोल निकाल रहे थे, डीजल निकाल रहे थे। लेकिन सिंथेटिकल में क्या होता है, अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग सामानों से हम एक सामान बना रहे हैं, वो सामान बन रहा है हमारा सीमेंट। ठीक है, तो ये सिंथेटिकल एनालिटिकल का बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी जब हम एक सामान से कंप्लीटली डिफरेंट सामान बना लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि जो पेपर होता है, वो ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी के ऊपर पेपर भी चिपका रहता है, हमने फाड़ा और अपनी कॉपी में अटैच कर लिया, नहीं। जो पेपर होता है वो बनता है लकड़ी से, पेड़ों से। तो लकड़ी को काट के उसको फर्दर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, वो पूरी प्रोसेसिंग गो थ्रू होती है, फिर हमें लास्ट में हमारा एंड प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है पेपर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि पूरी प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है, एंड में जाके हमें मिलता है हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट। तो इसका एग्जांपल है पेपर। ठीक है,
फिर आता है लास्ट में असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसका एग्जांपल है ऑटोमोबाइल। यानी जो हम मोबाइल चलाते हैं उसमें कितने सारे सामान, स्क्रीन होती है, पीछे का प्रोसेसर होता है, ठीक है, स्पीकर होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल अपने आप बन जाता है, ठीक है, भगवान ने ऊपर से टपका दिया कि लो भैया आपका मोबाइल बन गया, नहीं। जो मोबाइल्स होते हैं, कार्स होती है, कार्स में कितने कितने सारे सामानों की ज़रूरत पड़ती है। इंजन हो गया, गियर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, टायर हो गया, न जाने और भी कितना कितना सामान लगता है। तो उन सबको असेंबल करके एक सामान बनाया जाता है, यानी हमारी एक कार बनाई जाती है, ठीक है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री यानी बेसिकली क्या बात करता है, जब हम काफ़ी सारे सामानों को इकट्ठा करके एक सामान बनाते हैं तो वो आता है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री में। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं कार्स, बाइक, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी 4 टाइप समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोस इंडस्ट्रीज which are engaged in the construction activities. Example, construction of buildings, dams, bridges, roads, etc. यानी कंस्ट्रक्ट, यानी जब हम कुछ भी सामान तो नहीं बोल सकते, यानी जब हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिज का, हाईवे का, ये सब किस में आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हमारे इधर सेकेंडरी इंडस्ट्री भी खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप पे, जो लास्ट है बिल्कुल, टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज to primary and secondary industries as well as activities relating to trade। यानी मैंने आपको बताया ही था कि जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हेल्प प्रोवाइड करती हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी को, ठीक है। तो जैसे कि इसके क्या एग्जांपल्स है, ट्रांसपोर्ट। अब जब सामान बना लिया है तो सामान अपने आप तो चल के जाएगा नहीं ना बाहर तक, सामान को पहुंचाना भी पड़ेगा, तो वो किस में आता है, ट्रांसपोर्ट में। अब बैंकिंग, जब हम कुछ सामान, जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अब जब मैं लड्डू का भी बिजनेस खोल रही थी तो भैया मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, फिर हार के मैं गई बैंक वालों के पास, तो मैंने बैंक से उठाया लोन, ठीक है, तो वो भी किस में आता है, टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है। इंश्योरेंस, यानी आपकी सामानों की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवाना है, तो वो भी इसमें आता है, इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग, यानी आपको सामानों की स्टोर करके रखना है, जो मैं अचार बनाती हूँ वो अपनी फैक्ट्री में, अपने गोडाउन में स्टोर कर देती हूँ, वो किस में आता है, वेयर हाउसिंग में। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही नोट करवा दिया था, ठीक है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग करना, यानी लोगों को सपना तो आएगा नहीं ना कि मैं लड्डू बेच रही हूँ, अचार बेच रही हूँ। अब जब तक मैं बताऊंगी नहीं, जब तक मैं एडवर्टाइज नहीं करूँगी, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा, तो वो भी किस में आता है, टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो इधर तक हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें बात हो रही है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स की। यानी हमने इंडस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में, ठीक है। सो ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स की ब्रांचेस होती है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। यानी ट्रेड मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब हमने सामान तो बना लिया भैया इंडस्ट्री में, अब सामान को कहाँ पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो उसमें क्या होगी, ट्रेडिंग होगी, ठीक है। तो उसमें हमारा बायर टू सेलर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सॉरी यार, सेलर टू बायर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यानी जो हमने सामान पहुंचाया है वो पहुंचेगा अब बायर तक, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा ट्रेड में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है ट्रेड एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी जो ट्रेड को ऐसी क्या एक्टिविटीज सपोर्ट करती हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है, इसकी फर्दर डिटेल्स हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में ही लिखा हुआ है, वो जो अभी हमने पढ़ा था कि वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को, ठीक है। तो अब डिटेल में भी पढ़ते हैं ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में। तो पहला आता है ट्रेड। ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी इस मकसद से किया जाता है ट्रेड ताकि हम पैसा कमा पाएँ। अब सामान जब बेचा जाता है बायर्स में, लोगों में, तो ऐसा तो है नहीं कि सामान बेच दिया, सामान लोगों को बांट दिया और वापस आ गए, नहीं। जब तक पैसा नहीं कमाएंगे, जब तक पैसा वापस नहीं लेंगे, तब तक वो ट्रेड में कहलाएगा ही नहीं। यानी आपको सामान बेचना है और इन रिटर्न लोगों से पैसा लेना है, ठीक है। तो ट्रेड क्या बोलता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी पैसा कमाने के लिए ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब ट्रेड के भी ना क्लासिफिकेशंस होते हैं, पहला आता है इंटरनल और दूसरा आता है
एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड में भी दो बाइफर्केशन है। पहली आती है होलसेल ट्रेड, बहुत ही ईजी है, हम सबको पता ही है इनके बारे में, बट फिर से आपको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल्स के जरिए बता देती हूँ। तो होलसेल ट्रेड यानी जब हम इकट्ठा खूब सारा सामान उठा लाते हैं तो वो आता है हमारा होलसेल ट्रेड में। यानी मान लीजिए मैंने 50 टी शर्ट्स उठा लिया, 50 जीन्स उठा ली, तो वो मेरा किस में आएगा? होलसेल ट्रेड में आएगा। ठीक है, जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं, जब हम बल्क में ठीक है सामान उठाते हैं तो वो आता है हमारा होलसेल ट्रेड में। फिर रिटेल ट्रेड यानी किसी इक्के दुक्के सामान के लिए जाना। अब मान लीजिए मेरे घर में शैम्पू खत्म हो गया, साबुन खत्म हो गया, टूथपेस्ट खत्म हो गया, तो मैं आसपास की दुकान में जाऊंगी, बोलूंगी भैया एक टूथपेस्ट दे दो पतंजलि का या क्लोजअप का वगैरह वगैरह। तो वो किस में आता है? जब हम इक्के दुक्के सामान के लिए जाते हैं वो आता है हमारा रिटेल ट्रेड में। यानी जब हम रिटेल शॉपिंग करते हैं, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस, लिमिटेड चीज़ खरीदते हैं, तो वो आता है हमारा रिटेल में। और होलसेल ट्रेड यानी जब हम बल्क में खरीदते हैं, ठीक है, तो वो आता है हमारा होलसेल ट्रेड में। तो होलसेल ट्रेड को आप बल्क के नाम से भी याद कर सकते हैं, जब हम बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, रिटेल में यानी 1 और 2 विद लिमिटेड ऑप्शंस, लिमिटेड। ठीक है, तो अगर आप ये नाम को याद कर लेंगे ना तो आपको पॉइंट्स अपने आप स्ट्राइक कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्पेशली नाम लिखवा रही हूँ कि होलसेल को आप बल्क के नाम से रिमेंबर कर सकते हैं और रिटेल को लिमिटेड के नाम से रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल के बारे में। यानी एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पहला आता है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड यानी जब हम सामान किसी और कंट्री से खरीदते हैं। ठीक है, जब हम सामान किसी और कंट्री से खरीदते हैं तो वो किस में आता है? इंपोर्ट ट्रेड में आता है। यानी हमारी बेसिकली जो टेक्नोलॉजी जो होती है वो कहाँ से आती है? यूएसए से आती है, कोरिया से आती है। ठीक है, तो वो किस में आता है? इंपोर्ट ट्रेड में आता है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से सामान लेती है, खरीदती है, तो वो आता है हमारा इंपोर्ट ट्रेड में। ठीक है, वो आता है हमारा इंपोर्ट ट्रेड में। एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट का नाम से ही पता चल रहा है, यानी अपनी कंट्री से बाहर भेजना। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सामान भेजती है, ठीक है, एक्सपोर्ट करती है, तो वो आता है एक्सपोर्ट ट्रेड में। जैसे कि जो हमारे कंट्री में गेहूं उगता है, अनाज उगता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इंडिया के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सप्लाई होते हैं, तो वो किस में आता है? वो आता है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड में। ठीक है, तो इंपोर्ट में क्या किया जाता है? किसी और से लिया जाता है, किसी और कंट्री से लिया जाता है। और एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? अपनी कंट्री से किसी और कंट्री या कंट्रीज को भेजा जाता है। ठीक है, यानी सप्लाई किया जाता है। फिर लास्ट में आता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। यानी एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलता है किसी एक कंट्री से खरीदो, ठीक है, किसी एक कंट्री से खरीदो और दूसरी कंट्री को जाके बेच दो, वो होता है हमारा एंट्री पोर्ट ट्रेड। यानी जो इंडिया है वो रबड़ खरीदता है, जो इंडिया है वो रबर खरीदता है थाईलैंड से। किससे खरीदता है? थाईलैंड से। ठीक है, वो रबर कहाँ से खरीदता है? थाईलैंड से खरीदता है। फिर उसमें कुछ अपनी प्रोसेसिंग वगैरह करके बेच देता है जापान को। ठीक है, तो यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से सामान खरीद के किसी और कंट्री को बेच देती है तो वो आता है एंट्री पोर्ट ट्रेड में। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं। इंटरनल ट्रेड के 2 टाइप्स होते हैं, होलसेल और रिटेल। यानी बल्क में खरीदना होलसेल में आएगा, इक्का दुक्का के लिए जाएंगे तो रिटेल में आएगा। फिर एक्सटर्नल ट्रेड के भी 3 टाइप्स होते हैं। इंपोर्ट यानी किसी और कंट्री से ले रहे हैं तो इंपोर्ट, अगर किसी और कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा एक्सपोर्ट में। एंट्री पोर्ट में यानी किसी और कंट्री से खरीद के अपनी प्रोसेसिंग ऐड करके किसी और को बेच देना, वो होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बात हो रही है एड्स टू ट्रेड की, सॉरी। यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ट्रेड को हेल्प करती हैं, यानी मतलब मेरा है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेलर को मदद करती हैं अपने गुड्स पहुंचाने में बायर तक। ठीक है, सो वही इट refers to those activities which facilitate the purchase and sale of goods, that is which are meant for assisting trade। जो अभी आपको बताया मैंने कि वो सब एक्टिविटीज इसमें आती हैं जो सामान पहुंचाने में पब्लिक तक, लोगों तक मदद करती है। ठीक है, सो पहली ऐसी एक्टिविटी होती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब भैया ऑब्वियस है कि सामान अपने आप तो चल के पहुंच नहीं जाएगा बायर तक। ठीक है, उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है एक जगह तक। जब हम सामान दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं तो वो आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन।
अब कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, जैसे कि सामान कहाँ तक पहुँचा है, ट्रैक वगैरह करते हैं। फिर अगर सामान नहीं मिलता है, उसमें देरी हो जाती है, तो कस्टमर्स कॉल करते हैं कस्टमर केयर नंबर पे, ठीक है, कि हमारा सामान अभी तक नहीं पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा है, कब तक आएगा, ये वो, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे कि हम कुछ ऑर्डर करते हैं, आप लड़कियाँ समझ सकती हैं, हमने कुछ ऑर्डर किया हुआ है मिंत्रा पे या जो भी नायका पे, हमारा सामान लेट हो जाता है तो हम फटाफट चैट असिस्टेंट से बात करने लगते हैं ना, तो वो किस में आता है, वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। So it involves all those activities which are undertaken for the movement of goods from one place to another. यानी सामान जब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस विच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। यानी जब हमें बिजनेस खोलने के लिए या बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, यानी हमें अगर हम कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी की अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो हम बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, और उनसे लोन लेके हम अपना फर्दर एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर हमें पैसों की कमी की वजह से हम अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम बैंक के पास जा सकते हैं, ठीक है, और लोन वगैरह उठा सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस यानी अपने सामान को रिस्क से प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, हम लोग क्या करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे कि मेरी दुकान है, ठीक है, दुकान है तो मैंने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा लिया कि अगर मान लो दुकान में कुछ भी हो जाएगा, जल जाएगी, या उसमें अगर नेचुरल कैलामिटी के कारण ये टूट जाएगी वगैरह, जो भी हो जाएगा, तो मैंने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा लिया है कि इस नुकसान की मुझे भरपाई हो सकती है, ठीक है। तो वो किस में आता है, इंश्योरेंस में। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, यानी सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना रिस्क में, ठीक है। फिर इंश्योरेंस फिर से रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वेयर हाउसिंग, यानी अपने सामान को स्टोर करके रखना। जैसे कि मेरा अचार पापड़ का बिजनेस था, अभी आपको मैंने टर्शरी एक्टिविटी में ही बताया था, तो अचार जो तो पूरे साल भर चलता है, तो अचार को मैं क्या करवा रही थी, स्टोर करवा रही थी अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउस में, ठीक है। तो वो किस में आता है, वो भी कॉमर्स 8th to 8 का ही पार्ट है। So it is concerned with storing goods in order to facilitate their supply to the market at the right time। अब अचार बना के रख दिया और वो तो साल भर सप्लाई होता रहेगा ना, तो बार बार थोड़ी ना बनाती रहूंगी, अचार बना के रख दिया गोडाउन में, जिसको जरूरत पड़ रही है वो ऑर्डर करे और हम पहुंचा देंगे, तो वो किस में आता है, स्टोर करना, वेयर हाउसिंग में। फिर लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स। यानी अब लोगों को सपना तो आता नहीं है ना कि भैया प्रबलीन जो है वो अपना लड्डू का बिजनेस खोल के बैठी हुई है या प्रबलीन अचार का बिजनेस खोल के बैठी हुई है, लोगों को बताना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है, ठीक है, तो प्रमोट वगैरह करना पड़ता है, तो वो भी किसका पार्ट है, एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। यानी लोगों को ये इन्फॉर्म करना कि हाँ भैया मेरा इस चीज़ का बिजनेस है, तो वो किस में आता है, एडवर्टाइजिंग में आता है। बेसिकली ये सब एक्टिविटीज हमारी टर्शरी इंडस्ट्री में भी कवर होती हैं, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बात हो रही है बिजनेस रिस्क के बारे में। अब यानी रिस्क है तो इश्क है, वो आपने मूवी देखी होगी स्कैम 1991 या 1992 जो भी नाम था, हर्षद मेहता की, ठीक है। तो उसमें क्या था, रिस्क है तो इश्क है, यानी अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ही आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, तो ही चांसेस है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही हम बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं इधर। So the term business risks refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainty or unexpected events। यानी रिस्क में बात होती है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आपको पहल तो लेनी ही पड़ेगी, आपको कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, मुश्किलें, ठीक है, सुख दुख आते रहते हैं, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस भी आते रहते हैं। तो वही जो अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी हो सकता है, वो क्या होता है, वो रिस्क ही होता है, ठीक है। कुछ लोग इसीलिए बिजनेस नहीं खोल पाते क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो डरते हैं कि अरे यार अगर लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो किसका पार्ट होता है, वो ये सब जो डर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, फियर होता है, वो होता है रिस्क का पार्ट, बिजनेस रिस्क का पार्ट, ठीक है। रिस्क के भी ना दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, यानी सच रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस यानी इसमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब मैंने अपना लड्डू का बिजनेस खोला था तो ये वो किस में आ रहा है, स्पेक्युलेटिव रिस्क में आ रहा है, यानी इसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है,
लॉस भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि अगर मेरे सामने ही किसी कोई और लड्डू की दुकान खोल के बैठ जाता और मेरी दुकान जो है वो पिट जाती, फ्लॉप हो जाती, तो ये भी तो रिस्क ही है ना, ठीक है। तो रिस्क भी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाना बेसिकली क्या है कि रिस्क है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो आपको फायदा होगा या तो नुकसान होगा, इसके बीच में कुछ नहीं है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो वैसे ही इधर दो पहलू होते हैं, पहला है प्रॉफिट और दूसरा है लॉस। तो उसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही है कि या तो आपको प्रॉफिट होगा, या तो फायदा होगा, या तो नुकसान होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्योर रिस्क। सच रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, यानी इसमें या तो लॉस होगा या तो कुछ लॉस नहीं होगा। जैसे कि चांस ऑफ फायर, अगर अब मान लीजिए मेरे दुकान में आग लग जाती है, ठीक है, आग लग जाती है और पूरी दुकान मेरी जल के राख हो जाती है, तो ये क्या, ये प्रॉपर एक लॉस ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला हुआ था कि आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है। वो इंश्योरेंस जो करवाया हुआ है वो बात की बात है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया था, अब ऐसा नहीं है कि हर बिजनेसमैन इंश्योरेंस ही करवा के रखता है। इंडिया में आज भी ऐसे 80 to 85% बिजनेस ऐसे हैं जो इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स, जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, जो पुरानी सोच के साथ चलते हैं, जो सोचते हैं चलो यार क्या करवाना, छोड़ो ना यार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर उनके बिजनेस में आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तबाह हो जाता है उनका बिजनेस, तो उनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, वो उन्होंने करवाया ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। तो उनको वहाँ तो पूरा लॉस ही लॉस होता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्योर रिस्क, यानी इसमें या तो आपको पूरा ही लॉस होगा या तो नो लॉस होगा, ठीक है। सो आ गया समझ आपको। बिजनेस रिस्क के दो टाइप्स हैं, पहला है स्पेक्युलेटिव, या तो फायदा या तो नुकसान, और दूसरा है प्योर रिस्क, यानी या तो लॉस, या तो इसमें लॉस ही लॉस होना है या तो नो लॉस होना है, ठीक है। और इसका एक और टाइप है स्ट्राइक, यानी अब मान लीजिए किसी अगर कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल कर देते हैं कि अगर हम 1 महीने तक हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे तो वो कंपनी काम कैसे करेगी, वो कंपनी ऑपरेट कैसे करेगी, तो उस कंपनी का तो लॉस ही हो गया ना। तो स्ट्राइक भी किसका पार्ट है, प्योर रिस्क का पार्ट है, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल गाइस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अब टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हमने रिस्क के बारे में पढ़ लिया है कि रिस्क क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है। सो पहला फीचर है, पहला नेचर का पॉइंट है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अब बिजनेस रिस्क कैसे होता है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है कि यही होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अनसर्टेनिटी यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क का क्या नेचर है, क्या गुण है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन होता है बिजनेस, ठीक है। अब मान लीजिए जो कोविड आया था, ठीक है, जो कोरोना आया था, वो किसी ने सोचा था कि ऐसी कुछ बीमारी आएगी सब कुछ बंद हो जाएगा। कोविड में कितने बिजनेस ठप पड़े हैं, कितने बिजनेस बंद हो गए थे, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी थी, यानी हमने सोचा नहीं था लेकिन वो हो गया, ठीक है। फिर आता है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी जो रिस्क है ना वो बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता है। जैसे कि हमारे जीवन में भी अब भैया सुख तो होते नहीं, आपने खुद फेस करा है, आपके कभी हैप्पी डेज होते हैं, कभी सैड डेज होते हैं, ठीक है। आप हमेशा तो खुश रहते नहीं हो, ठीक है। लाइफ में कुछ तो कुछ ऐसा पॉइंट आता ही है जहाँ हम टूट जाते हैं, जहाँ हमें बुरा लगता है। तो वैसे ही बिजनेस में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस का रिस्क रहता है वो उसकी नेचर और साइज पे डिपेंड करता है, यानी जितना बड़ा बिजनेस हो सकता है उतना ज़्यादा रिस्क हो, ठीक है, और उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी ठंडे इलाके में शरबत की दुकान खोलेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दुकान चलेगी ही, ठीक है। तो वो क्या, उसका नेचर क्या है कि वो ऑलरेडी ठंडा इलाका है, तो उधर ये पॉसिबिलिटी चल सकती है कि उधर कुछ गर्म चीज़ें, यानी आप चाय की, कॉफ़ी की अगर कुछ शॉप खोल लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी वो शॉप बहुत चले। लेकिन अगर आप कुछ ठंडी शरबत की दुकान खोल लेते हैं ठंडे इलाके में तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो शॉप बहुत कम चले, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है और बिजनेस कितना बड़ा है। छोटा बिजनेस है तो छोटा रिस्क है, बड़ा बिजनेस है तो बड़ा रिस्क है, ठीक है, सिंपल। फिर लास्ट है हमारा
प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, यानी जो प्रॉफिट है होता है वो हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। जो प्रॉफिट होता है वो हमें हिम्मत देता है कि हम कुछ और नया सोच सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको आइडिया शेयर किया था आपके, ठीक है, अपना आइडिया शेयर किया था आपके साथ कि मैं सोच रही हूँ कुछ और आइटम्स इंट्रोड्यूस कर दूँ अपने बिजनेस में, जैसे कि कलाकंद, मिल्क केक वगैरह, काजू कतली वगैरह। ठीक है, तो वो मैं क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी जो लड्डू की दुकान है वो अच्छी चल रही है। ठीक है, तो मुझे रिस्क लेने की हिम्मत आ रही है। आ गया समझ? तो उसके 4 पॉइंट्स है। एक होता है अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, और एक एसेंशियल पार्ट यानी महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। फिर तीसरा पॉइंट होता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज, यानी जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क। और चौथा और लास्ट पॉइंट रहता है कि जो प्रॉफिट होता है वो रिवॉर्ड रहता है, वो एक इनाम रहता है रिस्क के लिए। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क के बारे में तो पढ़ लिया, उसका नेचर क्या होता है वो भी पढ़ लिया। अब जानते हैं कि रिस्क किन वजहों से आता है। ठीक है, तो पहला आता है नेचुरल कॉसेस। नेचुरल कॉसेस यानी अगर कोई बाढ़ आ गई। ठीक है, अब जब बाढ़ आती है तो कितने किसानों की जो ज़मीनें, खेत वगैरह के में जो फसलें उगाई होती हैं वो सब बर्बाद हो जाती हैं। तो क्या किसान लोग ये मान के चलते हैं कि इस बार बाढ़ आएगी, इस बार बाढ़ नहीं आएगी? वो तो कुछ भी हो सकता है। अगर ज़्यादा बारिश गिरेगी, ठीक है, ज़्यादा बारिश होगी तो ऑफकोर्स बाढ़ तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये नेचुरल कॉसेस होते हैं, यानी ये हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो इसके क्या टाइप है? फ्लड यानी बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, लाइटनिंग यानी बिजली गिर गई। ठीक है, बिजली गिर गई किसी दुकान पे, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी हो गया, वो दुकान खत्म हो गई। हैवी रेन, ठीक है, तेज बारिश, फेमाइन यानी सूखा पड़ जाना। ठीक है, तो ये सब नेचुरल कॉसेस है, यानी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन कॉसेस। ह्यूमन कॉसेस यानी ये हमारे हाथ में है, हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसऑनेस्टी, यानी अगर आप बेईमानी से बिजनेस चला रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स को ठग रहे हैं। ठीक है, तो जो कस्टमर्स हैं उनको एक दिन पता नहीं चलेगा, दूसरे दिन पता नहीं चलेगा, लेकिन आखिर में एक दिन ऐसा आएगा जब उनको आपके बारे में पता चल जाएगा कि ये तो हमें लूट रहे हैं, ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। फिर एंड में क्या होगा कि वो आपकी शॉप में, आपके बिजनेस में आना बंद कर देंगे। ठीक है, फिर एक होता है केयरलेसनेस, यानी ध्यान ना देना। अब मैंने लड्डू की दुकान खोली हुई है, लेकिन मेरा सारा ध्यान अगर मेरा जा रहा है अचार के बिजनेस पे, तो ऑफकोर्स ये पॉसिबिलिटी है भैया कि जो मेरा लड्डू का बिजनेस है उसके जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ह्यूमन कॉसेस क्या होते हैं? वो हमारी वजह से ही होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉसेस। इकोनॉमिक कॉसेस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन डिग्री ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, प्राइस फ्लक्चुएशंस, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। यानी ये जो इकोनॉमिक कॉसेस होते हैं ना वक्त के अनुसार आते हैं। अब मान लीजिए टेक्नोलॉजी बदल गई। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि लोग जो हैं आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स ज़्यादा करते हैं, कैश कैरी नहीं करते। लेकिन अगर कोई सेलर, अगर कोई बिजनेस अभी भी भैया सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट कर रहा है, बोल रहा है नहीं भैया आप तो हमें नोट पकड़ाओ तभी हम मानेंगे कि आपने पेमेंट की है, तो क्या पॉसिबिलिटी क्या? हाँ भैया वो उसकी दुकान 1 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, तीसरे महीने तक कोई भी नहीं जाएगा उसकी दुकान पे, बिकॉज लोग तो यही सोचेंगे ना कि यार ये तो वही कैश ही मांग रहा है, हम कैश कैरी करते नहीं है, मैं खुद कैश कैरी नहीं करती, है ना। तो ये क्या है, जब टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, कुछ मार्केट के कंडीशंस बदलते हैं, लोगों का टेस्ट बदलता है। ठीक है, अब मान लीजिए अब ट्रेंड आ गया है बैगी जीन्स का, मिड फ्लेयर जीन्स का वगैरह वगैरह, और लोग आजकल स्किनी जीन्स कम पहनते हैं। ठीक है, आपने खुद भी नोटिस किया हो, जब भी मॉल जाते हो, कहीं भी जाते हो, दुकान वगैरह जाते हो, तो आप बोलते हो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, जो लेटेस्ट चल रहा है, बैगी जीन्स चल रही है, ठीक है, बूटकट जीन्स चल रही है, हमें वैसी जीन्स दिखाओ। अब वही जो पुरानी जो 5-6 साल पहले चलती थी जीन्स वो नहीं पहन रही हो। क्यों? क्योंकि ये जो फैशन में लोगों को टेस्ट पे, प्रेफरेंस में बदलाव आ रहा है, तो वो किस में आएगा? इकोनॉमिक कॉसेस में आएगा। ठीक है, अब लास्ट कॉस्ट आता है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। अब ये जो होता है वो बेसिकली लीगल या पॉलिटिकल वजह से होता है। लाइक अगर गवर्नमेंट किसी पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे, अब मान लीजिए मेरा लड्डू का बिजनेस है, लेकिन गवर्नमेंट ने लगा दिया कि 10% टैक्स लगेगा लड्डुओं पे, तो भैया अब लोग नहीं खाएंगे लड्डू। लोग सोचें कि 10% टैक्स लग रहा है, इतने महंगे क्या नहीं लड्डू, कुछ और ही खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब जो लीगल और पॉलिटिकल वजहों से जो चेंजेस आते हैं वो हो जाएंगे कवर अदर कॉसेस में। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। पहला कॉज होता है नेचुरल विच इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, दूसरा होता है ह्यूमन कॉसेस यानी ये हमारे हाथ में है, तीसरा इकोनॉमिक कॉसेस यानी ये इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं वो, और दूसरा होता है अदर कॉसेस, इसमें लीगल हो गए, पॉलिटिकल कॉसेस हो गए, वो सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब जिसमें बात हो रही है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की, यानी अब ये जो टॉपिक है सबसे इग्नोरेंट टॉपिक है, क्योंकि
मैंने आपको बताया ही था शुरुआत में कि भैया ये जो टॉपिक है कुछ स्कूल्स के सिलेबस में इंक्लूडेड होता है, कुछ स्कूल्स के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम भी इसको पढ़ाएंगे, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बात आती है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसको हमने लास्ट में इसलिए पढ़ाया है ना, क्योंकि अगर हम शुरुआत में पढ़ा देते तो बच्चों को ये लगता है यार कि ये तो हमारे सिलेबस में आ ही नहीं रहा, इसलिए हमने इसको लास्ट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है। So history of trade and commerce, archaeological evidence was shown that trading activities were the mainstay of the economy in ancient times। यानी archaeological evidence यानी जो पिछले जमाने के जो पुख्ता सबूत हमें मिलते हैं ना, वो ये बताते हैं कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी, यानी जो सामान होता था एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाता था, जब यानी या जो सामान होता था एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जाता था, तो वो सब किस में आता था, ट्रेडिंग में आता था। और वो थी मेन एक्टिविटीज, यानी वो थी उस टाइम की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी। अब भैया आज की रीढ़ की हड्डी क्या है, आज के इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी क्या है, क्या रीढ़ की हड्डी है, क्या बैकबोन है, एग्रीकल्चर, ठीक है। आज की इंडियन इकोनॉमी बेसिकली चलती ही किस वजह से है, एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है, बिकॉज भारत में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सारी कंट्रीज के अगर कंपैरिजन में करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में ही होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारी जीडीपी में ग्रोथ होती है, अगर आज हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, एग्रीकल्चर की वजह से होती है। तो वैसे ही उस टाइम पे यानी हमारे दादाजी के दादाजी वगैरह वगैरह जो बहुत, अगर हम 300-400 साल पहले ट्रेस करें हिस्ट्री, तो उस टाइम पे जो मेन एक्टिविटी होती थी वो होती थी ट्रेडिंग, ठीक है। और जो सामान होता था, गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली एंड द फॉरेन लैंड्स विच जनरेटेड सरप्लस इनकम। और जो सामान होता था, ठीक है, जो गुड्स होते थे वो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाए जाते थे, एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंचाए जाते थे, ठीक है। तो सिर्फ, और सामान कैसे पहुंचाया जाता था, अब ये मेन बात है। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, रेलवे है, एयरलाइन है, वाटरवेज है, रोडवेज है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 2 ऑप्शंस रहते थे, ठीक है। पहला था रोडवे, ठीक है, पहला था रोडवेज और दूसरा था वाटरवेज, ठीक है। तो जो सामान था ना वो सिर्फ 2 तरीकों से पहुंचाया जाता था। मैनी पीपल वर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल्स, वीविंग, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। और जो वहाँ के लोगों की जो मेन एक्टिविटीज होती थी, आजकल के लोगों की एक्टिविटी क्या है, लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। आज लोगों के पास 10 ऑप्शन हैं, 50 ऑप्शन है, लेकिन उस टाइम पे लिमिटेड ऑप्शन ही रहते थे। तो उस टाइम पे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलाते थे, यही मटके वगैरह बना के, बर्तन वगैरह बना के, कपड़े वगैरह की सिलाई करके, खेती बाड़ी करके, ठीक है। खेती बाड़ी उस टाइम पे इतनी नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेडिंग होती थी वो सरप्लस इनकम जनरेट करती थी। यानी ट्रेडिंग यानी जब सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जाता था या एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाता था, तो वो कंट्री में बहुत पैसा जनरेट करती थी, ठीक है। अब आपको आ गया समझ, ठीक है। आज हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं। आज हम जो ये जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन, ये बहुत खुश नसीब है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम जब कहीं पेमेंट करने भी जाते हैं तो हम एटीएम से भी कर सकते हैं भैया, डेबिट से कार्ड से भी कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, ठीक है, यूपीआई वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते थे, ठीक है। और उस टाइम पे चलता था हुंडी, वो कैंडी, अब इसको पढ़ के हुंडी मत पढ़ना, इसको हुंडी प्रोनाउंस करना है। अब कैंडी, हुंडी, सी चंतकरा, वो जो गाना है एपी ढिल्लों का, वो मत सोच लेना, ये वाला, ठीक है। तो हुंडी जो बेसिकली क्या होता था, हुंडी एक ऐसी रिसिप्ट होती थी, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता था जो ये वारंटी करती थी पेमेंट ऑफ मनी एंड कुड बी ट्रांसफर थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। यानी हुंडी जो होती थी वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता था जो ये वारंटी करती थी कि अगर आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो इसके बदले में आपको सामान मिल जाएगा। यानी पैसे जो होते हैं, नोट्स होते हैं, कैश होता है, वो उसका एक सब्सटीट्यूट होता था, ठीक है। अगर आप हुंडी को सबमिट करेंगे उसकी जगह पे आप सामान उठा सकते हैं अपना, ठीक है। आप कैश ना देके अभी हुंडी सबमिट कर दीजिए। तो जो लोग क्या करते थे, जब कहीं दूर दूर जाते थे, ठीक है, तो उनके लिए कैश कैरी करना मुश्किल होता था, तो वो हुंडी प्रिपेयर करके लेके जाते थे, उस हुंडी को सबमिट करते थे और बदले में अपना सामान उठा लेते थे, ठीक है। तो आगे आपको समझ, आपको बस इतना याद रखना है। तो एक हुंडी है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पैसे की पेमेंट वारंटी करती है और इसको नेगोशिएट भी कर सकते हैं, यानी इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, वन टू अदर, ठीक है, A to B, B to C भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, जो ये बताता है नेम ऑफ हुंडीज।
अभी तक हमने क्या पढ़ा, हुंडी क्या होता है, ठीक है, पिछले ज़माने में क्या हिस्ट्री रहा करती थी ट्रेड और कॉमर्स की। अब हम पढ़ेंगे कि हुंडी के क्या टाइप्स रहते हैं। सो पहला आता है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी यानी, अब दर्शन बोलते हैं ना, दर्शन नहीं किया, बहुत टाइम हो गया यार आपके दर्शन नहीं हुए, तो दर्शन करना यानी बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है, ठीक है। सो क्या हुंडी पेबल एट साइड, इट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स रिसीव्ड बाय द होल्डर। यानी ये हुंडी तभी पे करनी है जब आप उस पर्टिकुलर इंसान से मिलोगे, ठीक है। तो अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें ये याद नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ, जैसे कि दर्शन यानी देखा नहीं, तो आपको यहीं से क्लिक हो जाएगा। तो दर्शनी हुंडी का क्या मतलब है, जब हम मिलते हैं तब पे करते हैं, ठीक है। पेबल एट साइट, साइट मतलब देखना, ठीक है। अब आता है मुद्दती हुंडी। मुद्दती का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, बहुत मुद्दत होगा यार मैं उससे मिली नहीं हूँ, या बहुत मुद्दत बीत गई यार मैं तो उससे मिला नहीं। तो मुद्दत यानी बहुत वक्त हो गया, ठीक है। तो उस मुद्दती हुंडी में क्या होता है, पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लाइक अ टाइम बिल, यानी एक टाइम बिल के जैसा होता है। मुद्दत से आप याद रख लीजिए कि ये वक्त को, ये टाइम को स्पेसिफाई कर रहा है। ये तभी पे की जाएगी जब इसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन होगा। यानी अगर लिखा हुआ है कि ये हुंडी तब ही रीपे की जाएगी जब इसमें 6 महीने बीत जाएंगे, यानी उस हुंडी पे लिखा रहता था 6 महीने, 1 साल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है शाहजोग हुंडी। तो आप इसका पर्टिकुलर वर्ड निकाल सकते हैं, टाइम बिल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है शाहजोग हुंडी। शाहजोग यानी हमें नाम से ही पता चल रहा है, शाह ऐसा इंसान जिसकी पोजीशन बहुत ऊंची हो मार्केट में, ठीक है, जिसकी बहुत अच्छी पोजीशन हो, जो हाई लेवल का बंदा हो उस टाइम के मार्केट में, उस टाइम की सोसाइटी में, ठीक है। तो ये हुंडी उसी को पे की जाती थी जो एक प्रेस्टिजियस लेवल को होल्ड करता था, जो एक ऊंची लेवल पे बैठता था, ठीक है। पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन ओनली, लिएबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। अब भाई ये हुंडी जब जिसको मिलती थी उसी की जिम्मेदारी होती थी, और ये हुंडी उसी को मिलती थी जो हाई लेवल का बंदा होता था, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्सन ओनली, ये आप निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। फिर नाम जोग हुंडी, अब नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हुंडी किसको पेबल होगी, जिसका नाम लिखा होगा, जो वाकई में इसको बियर करेगा, ठीक है, जिसका अधिकार बनेगा। पेबल टू द पार्टी नेम्ड इन द हुंडी और इस ऑर्डर, यानी नाम जोग हुंडी यानी जिसका नाम लिखा हुआ है हुंडी पे, ये हुंडी उसी के पास जाएगी और किसी के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो पार्टी नेम्ड, तो आप इसका वर्ड निकाल सकते हैं, पार्टी नेम्ड। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो बस अब 3 हुंडीस और बची हुई हैं। सो फिर आता है फरमान जोग हुंडी। तो बोलते हैं ना कि महाराज ने युद्ध का फरमान किया, फरमान मीन्स ऑर्डर जारी करना, ठीक है। सो दिस हुंडी इज मेड पेबल टू द ऑर्डर और पे, यानी जो ऑर्डर जारी करेगा, जो ऑर्डर देगा, ये हुंडी उसी को पेबल होगी, ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट है धनी जोग हुंडी। धनी से नाम से ही समझ आ रहा है कि धनी मीन्स ऐसा इंसान जिसके पास वो चीज एक्चुअली में है। सो पेबल टू द ओनर और होल्डर और बियरर ओनर, तो ये हुंडी उसी को पेबल की जाएगी, उसी को पे की जाएगी जो उसको एक्चुअली में ओन करता है, ठीक है। पेबल टू द ओनर और ए होल्डर, तो आप इसके वर्ड्स निकाल सकते हो, ओनर और ए होल्डर, ठीक है। फिर लास्ट है हमारी जोखिम हुंडी। जोखिम से अब नाम से ही समझ आ रहा है, जोखिम मीन्स रिस्क, जिस एक्टिविटी में रिस्क एसोसिएटेड हो। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। सच ए हुंडी इज यूजुअली ड्रॉन अगेंस्ट गुड्स शिप्ड ऑन ए वेसल एंड इंप्लाइज अ सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी ये हुंडी तब पेबल की जाती थी जब सामान किसी शिप में या सामान किसी वेसल में कैरी किया जाता था और वो सामान रिस्की होता था, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी के अगेंस्ट ये हुंडी पेबल की जाती थी। तो इसका वर्ड निकाल सकते हो, गुड्स शिप्ड ऑन ए वेसल, ठीक है। तो अगर आप ये वर्ड्स को याद कर लेते हो ना, तो बाकी की जो डिटेल है वो अपने आप बना सकते हो। बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें ये याद नहीं होता, इतने अजीब अजीब से नाम है, लेकिन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, बस आप ये वर्ड्स पकड़ लो, बस ये वर्ड्स पकड़ लोगी, फिर अपने आप आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी, बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में इस चैप्टर में से कुछ भी आता है तो आप बिल्कुल फोड़ देना, मचा देना, ठीक है। टिल द टाइम कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।